हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन। तो आज हम इस वीडियो में उस सेक्शन की बात करना चाहते हैं जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट है, या कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन है, विच इज़ राइटिंग एबिलिटी। राइटिंग एबिलिटी में से क्या आने वाला है, राइटिंग एबिलिटी पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसा कंटेंट रहेगा, क्या हमें एग्जैक्टली पढ़ के जाना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो मैंने हर चीज़ इस वीडियो के अंदर डाल दी है, आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और एक ही वीडियो में अपना पूरा राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं एज यू नाउ हैव टाइम। तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए टाइम को, और एक वीडियो को देख के आपको जो भी डाउट्स लगें या जो भी आपको सेक्शंस लगें कि मैम यहाँ पे हमें ये चीज़ पूछनी है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो वन थिंग यू कैन डू इज़ कि आप अपनी नेक्स्ट जो पढ़ना चाहते हैं, आपको कोई भी ऐसी चीज़ पढ़नी है नेक्स्ट जो क्लियर नहीं है या जिसमें कोई डाउट है या जिसको आप और ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइटिंग एबिलिटी की मैराथन। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिज्यूमे के बारे में कि क्या होता है रिज्यूमे और कैसे आप इसको कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। आप सभी ने अपने रिज्यूमेस बनाए होंगे और आप सभी ने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स एंड ऑल सब कुछ उसमें दिया होगा और आपने उन्हें यूज़ भी किया होगा टू गिव डिफरेंट इंटरव्यूज़ एंड ऑल, है ना। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं इसके अंदर। सो एक रिज्यूमे क्या है? इट इज़ अ कंसाइज डॉक्यूमेंट दैट समराइजेज एन इंडिविजुअल्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो हमारी क्या रहती है इसके अंदर, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बहुत ही शॉर्ट में हमने क्या लिखी होती हैं, अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, है ना। ये सारी चीज़ें आप देते हैं। इट्स प्राइमरीली जो पर्पस होता है इसका, क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है, यानी इसके अंदर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट होता है, इट इज़ टू सिक्योर एन इंटरव्यू बाय प्रेजेंटिंग वन सेल्फ एज अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब। यानी कि आप इसको इंटरव्यू के लिए लेके जाते हैं कि जो पर्सन्स आपको सामने बैठे जानते नहीं हैं कि आपका क्या प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, कितना आपका एक्सपीरियंस है, वो उस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो जान जाते हैं कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे इसके टाइप्स आते हैं। टाइप्स कितने हैं कि फर्स्ट टाइप है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। अब ये रिज्यूमे किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहेगा, इट लिस्ट आउट योर वर्क एक्सपीरियंस, आपका लिस्टिंग रहेगी इसके अंदर इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विद द मोस्ट रीसेंट जॉब। ठीक है, अभी आप देखते होगे आपका जो रिज्यूमे है उसके अंदर सबसे पहले टॉप पे आपने लिखा होगा कि करंटली वेयर यू आर वर्किंग, है ना। उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा हो कि फ्रॉम लाइक 20 कुछ भी लगा लीजिए कि 2021 टू प्रेजेंट, यानी 2021 से लेके आज तक वर्किंग विद यूजीसी प्लगइन, राइट। सो उससे पहले मैं कहाँ पे जॉब करी थी उसका मैंने लिखा हो कि 2016 से लेके 2020 वेयर आई वाज वर्किंग, है ना। सो ये सारी चीज़ें हम क्रोनोलॉजिकल रिवर्स क्रोनोलॉजी में देते हैं जब क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे प्रेजेंट करते हैं। सो आइडियल फॉर किसके लिए ये आइडियल होता है, इट इज़ आइडियल विद अ सॉलिड वर्क हिस्ट्री इन अ स्पेसिफिक फील्ड, यानी उस स्पेसिफिक, जैसे टीचिंग के फील्ड में अगर आपकी सारी टीचिंग की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए हैं कि मैंने इतनी जगह पे इस पोजीशन पे इस टाइम पीरियड पे ड्यूरेशन वाइज आप अपना प्रेजेंट करते हैं कि मैंने काम किया है। इसका एडवांटेज क्या है कि ये आपकी करियर प्रोग्रेशन हाईलाइट करता है एंड आप रेलिवेंट हैं वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो चीज़ हाईलाइट करता है। ठीक है, जैसे एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को ज़्यादा हम जॉब्स में देखते हैं कि प्रेफरेंस मिलती है। देन फंक्शनल रिज्यूमे कौन सा रहेगा? अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसमें ज़्यादातर स्किल्स या एक्सपीरियंसेस के ऊपर फोकस करने की बजाय रादर देन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब क्रोनोलॉजिकल वर्क पे जो वर्क हिस्ट्री जैसे मैंने पीछे बताया उस पर हम ना जाके हम किस में जाते हैं, स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस के ऊपर जाते हैं कि कितना स्किल्ड है वो पर्सन। ठीक है, उनको कितनी चीज़ें आती हैं। सो इट इज़ आइडियल फॉर गैप्स इन एम्प्लॉयमेंट, अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट में गैप आ गया है या फिर आप अपना करियर चेंज कर रहे हैं या फिर कोई एंट्री लेवल कैंडिडेट है यानी फ्रेश कैंडिडेट हैं, तो आप कितने स्किल्ड हो ये दिखाने के लिए हम फंक्शनल रिज्यूमे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसकी एडवांटेज क्या रहेगी कि इट एम्फेसाइजेस ट्रांसफरेबल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस। मान लीजिए अगर मैं अभी टीचिंग में हूँ और मुझे काउंसलिंग में जाना है ना,
तो मैं इतना ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं दिखाऊंगी, हाईलाइट नहीं होने दूंगी उस चीज़ को। क्यों नहीं होने दूंगी हाईलाइट? सो दैट वो ऐसा डिसीजन ना ले कि यार ये तो इनका तो प्रोफेशन डिफरेंट है, हाउ शी कैन बी अ काउंसलर व्हेन शी इज़ हैज़ डन इतना सारा काम जो अभी तक उन्होंने एज अ टीचर किया है ना। सो वो चीज़ एक माइंड में जाएगी। दैट इज़ वाई हम वहाँ पे क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे ना लेकर हम वहाँ पे जॉब स्विचिंग या ट्रांसफरिंग या अपनी स्किल्स को शो करने के लिए हम फंक्शनल रिज्यूमे उठाते हैं। नेक्स्ट कम्स कॉम्बिनेशन रिज्यूमे। अब कॉम्बिनेशन रिज्यूमे क्या है? इट ब्लेंड्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल। मोस्टली हमारे सबके यही बने होते हैं कॉम्बिनेशनल, जिसके अंदर हमारी वर्क क्रोनोलॉजी भी रहती है वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, और हमारा फंक्शनल रिज्यूमे यानी हमारी स्किल्स भी हाईलाइट कराते हैं हम, है ना, रिज्यूमे के अंदर। सो इट इंक्लूड्स अ स्किल्स सेक्शन फॉलोड बाय अ क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो आपके रिज्यूमे में भी आप देखना आपने वर्क एक्सपीरियंस भी डाला होगा, आपने अपनी स्किल्स भी डाली होंगी। सो दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिज्यूमे। इट इज आइडियल फॉर डाइवर्स स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस रेलिवेंट टू द पोजीशन। जिस भी पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके लिए आप रेलिवेंट है तो आप अपनी दोनों ही चीज़ों को वहाँ पे शोकेस करते हैं। देन हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा है कि शो केसेस बोथ स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, दोनों ही चीज़ों को आप वहाँ पे दिखाते हैं। नेक्स्ट कम्स द टारगेटेड रिज्यूमे। टारगेटेड का मतलब है किसी एक चीज़ पे, किसी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस। सो स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप उसी के ऊपर टारगेट करना चाहते हैं, उसी स्किल के ऊपर, तो उसके लिए हम टारगेटेड रिज्यूमे बनवाते हैं। इट एम्फेसाइजेस द स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट आर मोस्ट रेलिवेंट टू द जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी जो सबसे ज़्यादा उस जॉब के लिए चाहिए होगा वो चीज़ मैं वहाँ पे मेंशन करूँगी। जैसे समटाइम्स कम्युनिकेशन हमें बहुत ज़्यादा वो रहता है तो हम ज़्यादा हाईलाइट करेंगे कि आई हैव डन स्पोकन इंग्लिश कोर्स, या फिर अगर उन्होंने कहा कि जी हमें कंप्यूटर पे कोई पर्सन चाहिए तो चाहे मैंने मास्टर्स किए हैं मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि आई हैव डन डिप्लोमा इन दिस कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या फिर आई हैव डन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स, है ना। सो आप उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे जो उस जॉब की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नीडेड है, ठीक है। सो इट इज़ आइडियल फॉर जॉब सीकर्स अप्लाइंग फॉर स्पेसिफिक रोल्स। जैसे आजकल आप देखते हो मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, अब डिजिटल मार्केटिंग के लिए आजकल क्रैश कोर्सेज बहुत सारा कुछ आता है, तो उनके रिज्यूमे में वो चीज़ हाईलाइट करते हैं कि मैंने इस चीज़ का कोर्स किया हुआ जिस चीज़ के लिए आप देख रहे हैं, चाहे मैंने उसके मतलब उससे पहले चाहे मैंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, डजेंट मैटर, बट उस जॉब में क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये चीज़ आनी चाहिए, है ना। सो वो चीज़ आप जब हाईलाइट करते हैं, दैट इज़ द थिंग। देन नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। इसकी क्या रहेंगी, यानी इट इंक्रीजेस चांसेस ऑफ गेटिंग नोटिस्ड बाय द एम्प्लॉयज। तो डेफिनेटली वो आपको चूज करेंगे क्योंकि आपने उसके अंदर स्पेशलाइजेशन की है। नेक्स्ट कम्स रिज्यूमे फॉर्मेट, कि कैसा फॉर्मेट रहेगा आपके रिज्यूमे का। अब फॉर्मेट पे हम जब जाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट। आजकल तो आपको टेम्पलेट्स ही मिल जाती हैं फॉर्मेट की, बट इन योर पेपर यू हैव टू लर्न द फॉर्मेट। आपसे वो कुछ भी क्वेश्चन इसमें से एमसीक्यू बना के पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका हेडर आएगा। हेडर में आपने अपना नेम एंड कॉन्टैक्ट या ईमेल आईडी या आपका कोई भी अगर प्रोफेशनल जो ईमेल आईडी रहेगा वो आपने कोई भी देना है। देन ऑब्जेक्टिव और समरी, यानी कि आपका एक आप समराइज करते हैं आपके क्या करियर गोल्स हैं, आप अपने करियर को कैसा लेके चलते हैं, हाँ, वो सारी चीज़ें। सो अ ब्रीफ स्टेटमेंट, 1 or 2 सेंटेंसेस कि मैं बहुत ही पैशनेट हूँ अबाउट टीचिंग, या ऐसे ऐसे करके ये मेरा गोल है, ये सारी चीज़ें आप उसमें देते हैं जो भी आप फील करते हैं अबाउट योर प्रोफेशन, एंड जितने भी आप स्किल्ड हैं उसको 2 या 3 लाइनों में आप वहाँ पे बताते हैं। सो इट समराइजेज योर क्वालिफिकेशंस ऑल्सो। देन आपकी स्किल्स रहेंगी कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, वो सारी आपका हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स जितनी भी रहेंगी, ठीक है। देन उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस रहेगा कि आपके जॉब का क्या टाइटल है, कंपनी नेम, जो भी आपने जहाँ काम किया है, कब तक काम किया है, ठीक है। आप उसको अलग अलग पॉइंट्स में आपके अचीवमेंट्स बता सकते हो, जो भी स्किल्स हैं आपकी आपने यूज़ की वहाँ पे, मैनेजरियल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, इस तरीके से आप बता सकते हैं। देन रिज्यूमे के नेक्स्ट फॉर्मेट में चीज़ रहेगी आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री और आपका जो भी आपने कोर्सेज किए हैं वो सारी चीज़ें आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देंगे। देन उसके बाद एडिशनल जो सेक्शंस हैं उसके अंदर आप कोई अगर आपने सर्टिफिकेट लिया है, कोई आपने कोई आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस रहा है, कोई प्रोजेक्ट आपने किया है, कोई पब्लिश किया है किसी चीज़ को, या आपकी जो भी हॉबीज इंटरेस्ट हैं वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट रिज्यूमे राइटिंग, किस तरीके से हम रिज्यूमे को लिखते हैं,
कैसी उसकी जो है फॉर्मेट रहेगी एंड कैसे उसके टाइप्स रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं ओमिशन राइटिंग पे। ओमिशन राइटिंग करेंगे हम नेक्स्ट। तो चलिए आगे हम करते हैं ओमिशन राइटिंग। ना ओमिशन राइटिंग होता क्या है, किसको हम कहते हैं ओमिशन करना इंग्लिश में। अब ग्रामेटिकल टॉपिक्स के बाद आपको ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए कि आपकी राइटिंग स्किल्स में एक्चुअली आना क्या क्या है, यानी राइटिंग एबिलिटी के सेक्शन में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर की गई हैं जो आपको राइटिंग सेक्शन से पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ओमिशन राइटिंग किसे कहते हैं और क्या होता है। तो ओमिशन राइटिंग होता क्या है, अब कुछ ओमिट कर देना। ओमिट का मतलब क्या होता है, कुछ एक्सक्लूड कर देना, रिमूव कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को हटा देना। सो ओमिशन राइटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ टेक्स्ट दैट एक्सक्लूड्स सर्टेन एलिमेंट्स और इन्फॉर्मेशन वाइल मेंटेनिंग द ओवरऑल कोहेरेंस एंड मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट। यानी कि आपको एक दिए गए पैसेज, पैराग्राफ या कोई समरी, ऐसी चीज़ों को आपको क्या करना है, छोटा करके जो है उसको लिखना है, लेकिन उसका मेन जो उसका पर्पस है, उसका कोर कंटेंट है, उसका मीनिंग है, उसको बरकरार रखना है, लेकिन जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं उनको रिमूव करते चले जाना है, ठीक है। दैट इज व्हाट ओमिशन राइटिंग मीन्स। सो इट रिक्वायर्स केयरफुल सिलेक्शन ऑफ व्हाट टू लीव। लेकिन इसमें हमें क्या छोड़ना है एग्जैक्टली, है ना। अगर मैं कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल उस पैराग्राफ में से या उस पैसेज में से छोड़ देती हूँ तो उसका मेन मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आपको क्या चीज़ छोड़नी है और क्या चीज़ आपको रीराइट करनी है, अगर आपको अपने शब्दों में उस चीज़ को लिखना है तो कितनी चीज़ को पिक करना है, ये सारी चीज़ें उसकी क्लैरिटी और उसकी कंसाइजनेस को बरकरार रखते हुए आपको करनी है। दैट इज़ वॉट ओमिशन राइटिंग मीन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ ओमिशन राइटिंग। कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 समरी ओमिशन। समरी का मतलब है जैसे इट इन्वॉल्व्स अ लॉन्गर टेक्स्ट, समरी रहेगी एक बड़ी सी, बाय रिमूविंग अननेसेसरी डिटेल्स, उसमें से आपको हटा देनी है जो चीज़ें नहीं चाहिए, वाइल प्रिजर्विंग द मेन आइडिया। करना वही है सारे टाइप ऑफ ओमिशंस में, लेकिन किस किस चीज़ का करना है वो अलग चीज़ है। अब जैसे यहाँ पे हम अगर एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ अ रिसर्च पेपर का एग्जाम्पल, है ना। आपने देखा होगा, आप सब मास्टर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, मतलब सॉरी कर नहीं रहे हैं, कर चुके हैं। तो आपने जब अपनी मास्टर्स की है या कुछ लोग आप में से जैसे रिसर्च पेपर्स पब्लिश भी करते होंगे अपने अपने फील्ड में, है ना। आप इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं तो यू मस्ट हैव पब्लिश्ड और यू मस्ट हैव सीन कि हम रिसर्च पेपर्स लिखते हैं या किसी ने लिखा है, किसी ने पब्लिश किया है। तो यहाँ पे रिसर्च पेपर की बात हो रही है कि कैसे हम एक रिसर्च पेपर को जो 3 to 4 पेजेस का, एक 2 या 3 पेजेस का आप कह सकते हैं एक रिसर्च पेपर होता है, उसको कैसे हम उसके एब्स्ट्रैक्ट में उसकी मेन सारी चीज़ें बता देते हैं। हार्डली 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में हम उस सारे पेपर की जो निचोड़ है, जो उसका असेंस है, वो हम क्लियर कर देते हैं कि इस रिसर्च पेपर को, मतलब इस रिसर्च को इतने लोगों के ऊपर किया गया है, इसकी फाइंडिंग्स ये कहती हैं, इसमें ये वाले टूल्स यूज़ किए हैं, अब इसके रिजल्ट्स को इन लोगों पे अप्लाई किया जा रहा है। सो हम थोड़े से एक पैराग्राफ के अंदर भी वो 4 के 4 पेजेस को एक तरह से ब्रीफ करके लिख देते हैं। दैट इज़ व्हाट समरी ओमिशन मीन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज पैराफ्रेजिंग ओमिशन। पैराफ्रेजिंग जो होती है वो एक पैसेज की होती है। जैसे आपको एक पैसेज को दोबारा से लिखना है, मतलब मैंने आपको मान लीजिए एक पैसेज दे दिया, आपने उसको पढ़ा, लेकिन आपने उसको अपने खुद के शब्दों में, वंस ओन वर्ड्स, आपने उसको लिखा, वाइल ओमिटिंग लेस क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, जो कम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसको आपने एक्सक्लूड कर दिया, एंड यू फोकस्ड ऑन अ सेंस ऑफ द टेक्स्ट, यानी जो मेन निचोड़ बात थी वो आपने लिख के रिफ्रेज कर दी, ठीक है। सो पैराफ्रेजिंग अ पैराग्राफ बाय कीपिंग द मेन आइडिया बट ड्रॉपिंग सपोर्टिंग डिटेल्स, उसी को हम क्या कहते हैं, पैराफ्रेजिंग ओमिशन कहते हैं। नाउ सेलेक्टिव ओमिशन क्या होता है, रिमूविंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन रेलिवेंस और ऑडियंस नीड्स while maintaining the integrity of overall message। सेलेक्टिव का मतलब जो ऐसी रिमूव करना उस इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिकली जो कि आपके ऑडियंस की नीड के हिसाब से नहीं है, और लेकिन उसके जो ओवरऑल मैसेज है उसको मेंटेन करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओमिटिंग टेक्निकल जार्गन व्हेन राइटिंग अ जनरल ऑडियंस। अब अगर मैं कोई ऐसा लिख दूं, अगर मैं एक मान लीजिए मैं एक पेपर लिख रही हूँ, एक तो मैंने लिख दिया ट्रोजन हॉर्स,
मैंने ये डाल दिया वर्ड, है ना, ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स, आपको क्या पता ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? किसी जनरल पब्लिक को क्या पता ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? तो उस चीज़ को मैं बदल के क्या लिख सकती हूँ, उन चीज़ों को मैं ईजी कर सकती हूँ अगर मैं जनरल ऑडियंस के लिए लिख रही हूँ। तो ऐसे जो जैर्गन वर्ड्स होते हैं, यानी जो आप कह लीजिए जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, किसी प्रोफेशन के होते हैं, जैसे अगर आप, चलो पहले हम ट्रोजन हॉर्स की बात करते हैं। अगर मैं ट्रोजन हॉर्स की जगह लिख दूँ कि उस कंप्यूटर में वायरस आ गया, ट्रोजन हॉर्स इज अ वायरस, ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिख देती हूँ तो वो सबको समझ में आएगा, बिकॉज वायरस आजकल सबको पता है कि कंप्यूटर में, लैपटॉप्स में या फोन्स में वायरस आ जाता है ना, तो वो बहुत कॉमन है। सो अगर हम इस तरीके से जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जार्गन्स हैं, उनको स्विच करके फॉर जनरल ऑडियंस उनके लिए इजी कर देते हैं, सो दैट इज़ व्हाट सिलेक्टिव ओमिशन, यानी मुझे एग्जैक्टली ओमिट क्या चीज़ करनी है उसमें से उस तरीके से, ठीक है जी। Next one is abstract omission, which means creating an abstract that encapsulates the main points। अब इसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं? जो पूरी इतनी बड़ी डिस्कशन है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है एक थीसिस का, है ना, वहाँ पे हमने फर्स्ट वाले में जो है रिसर्च पेपर की बात की थी, यहाँ पे हम पूरी की पूरी स्टडी की बात कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी जो स्टडी है उसका जब हम एब्स्ट्रैक्ट देते हैं, यानी उसे जब कुछ पैराग्राफ्स में लिख के बस उसका जैसे पर्पस बता दिया, मेथड्स बता दिए, रिजल्ट बता दिया, लेकिन बिना किसी एक्सटेंड किए हुए टेक्स्ट के हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि इसमें ये हुआ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एब्स्ट्रैक्ट ओमिशन मीन्स। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ही निचोड़ है, यानी जो उस चीज़ का एसेंस है, मेन बात जो है, पॉइंटर्स में आपने दे दी कि जी इस चीज़ का, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इस चीज़ में क्या तो इसका गोल था, क्या इसका पर्पस, मतलब ऑब्जेक्टिव्स बता दिया आपने उस रिसर्च स्टडी के, उसके बाद अब उसके मेथड्स क्या अप्लाई किए, कितने का डेटा लिया, क्या उसकी फाइंडिंग्स आई, आपने अलग अलग पॉइंटर्स में उसको बता दिया, एंड दैट इज़ व्हाट एब्स्ट्रैक्ट ओमिशन मीन्स। अब आ जाती है बात कि फॉर्मेट कैसा होता है ओमिशन राइटिंग का, हमने लिखना है तो कैसे लिखना है एग्जैक्टली। सो सबसे पहले रहेगा एक क्लियर टाइटल, क्लियर कंसाइज टाइटल दैट रिफ्लेक्ट्स द मेन आइडिया और टॉपिक, यानी कि मेन आपका टॉपिक क्या है, आपका आइडिया क्या है, उसका टाइटल रहेगा सबसे पहले। उसके बाद एक इंट्रोडक्शन रहेगी, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दैट सेट्स द कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पस ऑफ ओमिशन राइटिंग, मतलब आप वो उसमें से क्या एग्जैक्टली उसका पर्पस क्या है वो चीज़ रहेगी। देन उसकी मेन बॉडी, जो भी आपने ओमिट किया है, जो भी उसके आइडियाज़ हैं, फाइंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, वो सारे आप बुलेट पॉइंट्स में देना चाहते हैं, सब हेडिंग्स में देना चाहते हैं, उस तरीके से रहेगा। देन उसके बाद उसका कंक्लूजन रहेगा, यानी अ समरी दैट रीइंफोर्सेस द मेन आइडिया, ठीक है जी। सो मेन आइडिया को जो रिफ्लेक्ट करती होगी वो आपका कंक्लूजन में रहेगी। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा फॉर ओमिशन राइटिंग। तो कुछ इस तरीके से आपकी ओमिशन राइटिंग रहेगी, इसमें से आपको क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अब इसमें से ये भी हो सकता है कि आपको कोई एक छोटा सा पैराग्राफ आ जाए, उसमें से आपको मतलब बताना पड़े कि 4 ऑप्शंस में से इनमें से क्या चीज़ हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। इस तरीके के MCQs भी आ सकते हैं। आई विल मेक अनदर वीडियो टू क्लैरिफाई यू कि किस तरीके से आपको इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं और बाकी की चीज़ों में से भी आ सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली चीज़ पे। चलिए तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी आपके राइटिंग सेक्शन में आ सकती है, यानी आपको आ सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कि अगर हम एक एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो वो कैसे लिखी जाती है, कितने टाइप की होती है, उसका क्या फॉर्मेट रहता है। जैसे हमने बाकी चीज़ों को समझा वैसे ही हम एडवर्टाइजमेंट को समझेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले होती क्या है? आप बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ते हैं, है ना, दिन में आप कितनी सारी, आजकल तो आप सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, बट अदरवाइज भी हम न्यूज़पेपर्स में या पैम्फलेट्स पे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने समझनी है कि उसे लिखा कैसे जाता है, उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या होती हैं और उसमें कितनी बात हमें लिखनी है। सो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। परसुएसिव कम्युनिकेशन होता है जिसमें मैं किसी को इन्फ्लुएंस करने जा रही हूँ। परसुएसिव का मीनिंग होता है किसी को प्रभावित करना, ठीक है, अपने कम्युनिकेशन से। तो जो वर्ड्स, जो भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे बोलने के लिए, जो मतलब शब्द आप जिनका प्रयोग करेंगे वो परसुएसिव होते हैं, ठीक है। सो परसुएसिव कम्युनिकेशन के लिए विच एम्ड एट प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स, किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, कोई सर्विसेज देने के लिए, किसी इवेंट को टारगेट करने के लिए, उसकी ऑडियंस को मतलब टारगेट करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम
एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करते हैं, द मेन गोल ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज़ टू इन्फॉर्म, परसुएड या कन्विंस पोटेंशियल कस्टमर्स टू टेक एक्शंस, यानी कि लोग आपकी चीज़ को ख़रीदें, आपकी सर्विसेज को लें, ठीक है, या फिर आपकी बात से इन्फ्लुएंस हो। बेसिकली इसका यही एक जो है गोल होता है। जैसे कि न्यूज़पेपर्स में, मैगज़ीन्स में, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर टीवी में, रेडियो में, डिजिटल मीडिया, ब्रॉडकास्ट से आप बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, है ना। वो सारी की सारी क्या है, एडवर्टाइजमेंट्स के टाइप्स हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके टाइप्स ही कि कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। नंबर 1, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स। क्लासिफाइड्स क्या होते हैं, आपने क्लासिफाइड पढ़ा होगा, है ना। न्यूज़पेपर्स में आपका एक पूरा एक पेज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का आता है ना। तो वो क्या होता है, तो ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं, टू द पॉइंट होता है, यूजुअली यूज्ड फॉर सेलिंग आइटम्स, यानी कि अपनी किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, कोई चीज़, किसी चीज़ को अनाउंस करने के लिए, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स दिए जाते हैं। अब इसमें टिपिकली इट इज़ फाउंड इन न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स और स्पेसिफिक क्लासिफाइड सेक्शंस जो होते हैं उन्हीं के अंदर ये एड्स आपको मिलेंगी। इसमें जॉब वैकेंसी आ जाती है, रेंटल्स आ जाते हैं, किसी को रेंट पे प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी सेल करनी है तो भी आ जाती है इसके अंदर, पर्सनल सर्विसेज इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है, या फिर मैट्रिमोनियल इसके अंदर आ जाता है। तो ये क्लासिफाइड जो है आपका एडवर्टाइजमेंट का टाइप होता है। दूसरा, डिस्प्ले टाइप। डिस्प्ले टाइप एडवर्टाइजमेंट विजुअली, डिस्प्ले का मतलब ही समझ में आ रहा है कि जो दिखेगी आपको विजुअली अपीलिंग होती है, एंड ऑफन इसमें इमेजेस रहेंगी, ग्राफिक्स। अब देखो अट्रैक्टिव तो ही लगेगी ना, वो विजुअली अपीलिंग तो ही लगेगी आपको अगर उसमें इमेजेस होंगी, ग्राफिक्स होंगे। तो इसमें क्रिएटिव डिज़ाइंस होते हैं, जैसे आप आजकल सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको अट्रैक्टिव डिज़ाइंस दिखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के, तो आप क्लिक करते हो। सो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है। इट फोकसेज ऑन ब्रांड प्रमोशन या फिर किसी प्रोडक्ट लॉन्च के लिए जो हम यूज़ करते हैं। सो टिपिकली इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स या बिलबोर्ड्स, टीवीज एंड इवन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो ये है दो टाइप की। अब आपकी नेक्स्ट आती है, दिस मस्ट हैव बीन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो थर्ड वन इज योर कॉमर्शियल। कॉमर्शियल कौन सा होता है बच्चे, कॉमर्शियल के अंदर आपको इट इज़ यूज्ड बाय बिजनेसेस टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए ये लेकिन कॉमर्शियल है तो इसका मतलब कौन इसको यूज़ करता है, जो बिजनेस पोर्टल्स होते हैं वही ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। सो दे कैन अपीयर इन प्रिंट फॉर्म में हो सकती है, टीवी पे हो सकती है, या फिर जैसे प्रिंट फॉर्म में मीन्स जैसे पैम्फलेट्स होती हैं, या आप देखते हो कि न्यूज़पेपर में पैम्फलेट्स आती है ना, दैट इज़ द प्रिंट फॉर्म। सो टीवी पे हो सकती है, रेडियो पे हो सकती है, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हो सकती है। इसका गोल होता है सेल्स को इंक्रीज करना, यानी जो चीज़ें ऑलरेडी बिक रही हैं उनको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, उनका यूसेज समझाना, उनको और ज़्यादा नंबर्स में सेल करना, एंड टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, और अपने जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट आपका रहेगा PSAs। PSAs मीन्स पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट्स। ये गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू होती है, नाम से पता लग रहा है पब्लिक सर्विस है। सो इट इज़ एम्ड एट स्प्रेडिंग अवेयरनेस। इसमें कुछ भी वो सेल नहीं कर रहे होते, ज़्यादातर इसके अंदर लोगों की जागरूकता बढ़ा रहे होते हैं, यानी कि बता रहे होते हैं कि इस चीज़ को इस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ ऐसे है, हेल्थ की चीज़ें होती हैं जैसे मोस्टली, तो या फिर सेफ्टी इशूज़ या फिर कोई भी सोशल इशूज़ उनके बारे में आपको बताया जाता है। तो ये गवर्नमेंट एजेंसीज पब्लिश करती हैं, या फिर NGOs या फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। देन नेक्स्ट आता है इंटरनेट या डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा हम देख पा रहे हैं या यूज़ कर पा रहे हैं ड्यू टू द मतलब आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हो इस वजह से, तो मोस्टली हम यही देख रहे हैं। सो इट इंक्लूड्स डिस्प्ले एड्स, पॉपअप्स, या फिर आपके सोशल मीडिया एड्स या स्पॉन्सर्ड कंटेंट, ठीक है। आप चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप सारा दिन आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं आपके सामने कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट ज़रूर आती है, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो कोई पोर्टल हो, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, ठीक है, चाहे वो आपका
ब्राउज़र ही क्यों ना हो, सो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखाता है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स हैं। सो इट फोकसेस ऑन एंगेजिंग यूजर्स थ्रू विजुअल वीडियोस एंड इंटरेक्टिव फॉर्मेट्स। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, एक इमेज भी हो सकती है, सिंपली वर्डिंग्स भी हो सकती हैं, या फिर कोई भी इंटरेक्टिव अदर फॉर्मेट्स भी हो सकते हैं ऑडियंस को खींचने के लिए या अपील करने के लिए। नेक्स्ट इज द फॉर्मेट फॉर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। अब फॉर्मेट क्या है? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर कंसाइज एंड टिपिकली फॉलो हम सिर्फ यहाँ पे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, सारों का नहीं, ठीक है। तो क्लासिफाइड्स का जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंसाइज होता है, यानी छोटी एडवर्ट। आप देखोगे क्लासिफाइड पढ़ना तो उसके अंदर बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल एक लाइन में लिखा होता है, कई बार तो 2 लाइन में लिखा होता है, तो स्ट्रिक्ट वर्ड लिमिट होती है उसकी। दे आर अरेंज्ड इन कॉलम्स अंडर स्पेसिफिक हेडिंग्स, ठीक है। उनकी एक ही हेडिंग होती है और उसके नीचे कॉलम के अंदर वो दी गए होते हैं। आप कल का न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, है ना, क्लासिफाइड में जाके। सो एंड आर ऑफन प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर्स और लिस्टेड ऑनलाइन भी लिस्टेड होते हैं। देन दे कंटेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लीविंग आउट अननेसेसरी डिटेल्स। तो इसमें कोई भी फालतू की डिटेल्स नहीं होती हैं, इसमें सिर्फ टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन रहेगी। इसके अंदर क्या की एलिमेंट्स होते हैं? हेडिंग होती है एक तो कि जॉब के लिए है, रेंट के लिए है, या प्रॉपर्टी सेल्स है, या फिर मतलब किस चीज़ के लिए है ये एडवर्टाइजमेंट्स। तो उसके नीचे जो है बॉडी दी गई होती है, यानी कि जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनकी मेन बॉडी एंड एक कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, ठीक है। आपने मतलब जो लिख दिया कि मेरा ये घर है, हाउस नंबर है, इसका ऐसे ऐसे, अभी जैसे मैं आपको सैम्पल दिखाऊंगी, ठीक है, उसमें यू विल कम टू नो कि कैसे हम इसको लिखेंगे। सो इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले टाइटल रहेगा, फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसके बाद उसका जो भी आपने प्राइस रखना है या वहाँ पे रिवील करना नहीं करना है, डेट्स कोई आप चाहते हो कि इस दिन तक कोई आपको कॉल करे, या कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप देना चाहते हो, एंड ये वर्ड लिमिट 50 to 60 वर्ड्स की ही फॉलो करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल टू लेट, यानी यहाँ पे रेंट का है, सो टू लेट 2 BHK अपार्टमेंट अवेलेबल इन सेक्टर 15 गुड़गांव, फुली फर्निश्ड, प्राइम लोकेशन नियर द मेट्रो स्टेशन, रेंट इतना है एंड इमीडिएट पोजीशन है, एंड अच्छा टू लेट है ये, ठीक है। देन क्या बोलते हैं आपका कॉन्टैक्ट आपका इतना है, ठीक है, जो भी आपका मतलब ये फ़ोन नंबर रहेगा। सो आप ये देना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन कि कितना रेंट है या नहीं है, ये आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। मतलब आप इसमें ओमिट भी कर सकते हैं ये चीज़ें, बट वर्ड लिमिट्स इतनी ही रहेंगी और डिटेल्स जो है सिर्फ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स रहेंगी, नथिंग एल्स। अब फॉर्मेट आता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट का। इसके अंदर एक तो ये कैची होते हैं, कैची स्लोगन्स, ब्रांड लोगोज लगते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये अपीलिंग होते हैं, मतलब ये विजुअली अपीलिंग होते हैं। तो इसके अंदर नंबर 1 कैची हेडलाइन कैसी रहेगी? कैची एंड अटेंशन ग्रैपिंग हेडलाइन रहेगी, तभी वो ओपन करेंगे। बॉडी जो है वो भी इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट जो है वो रहना चाहिए इसका, ठीक है, यानी कि बहुत ही अच्छा टेक्स्ट लिखा जाना चाहिए जिससे लोग जो हैं वो पढ़ते ही मतलब उनको लगे कि हाँ कुछ चीज़ है। डिस्क्रिप्शन जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, या ऑफर या इवेंट जो भी आप दे रहे हैं। देन कॉल टू एक्शन होना चाहिए, कोई फ़ोन नंबर, कोई ईमेल आईडी, कुछ भी जहाँ पे आप चाहते हो कि उसी टाइम पे वो बंदा आपकी चीज़ को विजिट करे, ठीक है, वो चीज़ वहाँ पे चाहिए होगी कि आपको व्हाट्सएप करे, या फिर आपको कॉल करे, या फिर आपको मेल करे, या आपकी वेबसाइट विजिट करे, या आपकी ऐप डाउनलोड करे, बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी होते हैं, है ना। सो वो क्या करे, कॉल टू एक्शन हम उसको बोलेंगे। देन नेक्स्ट आपका विजुअल्स आते हैं इसके अंदर, ग्राफिक्स, फोटोज, इलस्ट्रेशंस, ये सारी चीज़ें, या फिर एड्स जो है वो सारी आप दे सकते हैं। देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहती है, यानी वेबसाइट, सोशल मीडिया, फ़ोन नंबर या फिर एड्रेस आप यहाँ पे देंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें हेडलाइन, फिर प्रोडक्ट या सर्विस का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद स्पेशल ऑफर, डिस्काउंट या फीचर उसके बताने हैं, देन कॉल टू एक्शन करना है, देन उसके बाद लोगो और विजुअली आई कैची होने चाहिए, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रेजेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समर सेल, पूरा दिन आता है ना, आपके नोटिफिकेशन आते हैं हमारे, जैसे कोई मिंत्रा से नोटिफिकेशन आती है या कोई अमेजोन से आती है, सो दिवाली सेल, ये सेल, या कुछ भी अदर वो लिखते हैं, तो वो सारा यही होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, कि आप ऊपर से पढ़ के एकदम ही उसके ऊपर क्लिक करते हो, है ना। सो समर सेल अप टू 50% ऑफ ऑन क्लोथिंग ब्रांड्स, हरी लिमिटेड ऑफर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फैशन, अब मतलब कौन सी कंपनी कहाँ पे शॉप करना है, ठीक
ठीक है, तो जगह का नाम बता दिया वहाँ पे, एंड उसके बाद अपनी कौन सी साइट विजिट करनी है वो वहाँ पे बताया, एंड फ़ोन। नेक्स्ट आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रख के चलेंगे जब आप एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कंसाइज होती है हमेशा, यानी शॉर्ट होती है, रेलिवेंट होती है, एंड टू द पॉइंट होती है। आपने देख ही लिया है ना फॉर्मेट्स। देन बहुत ही क्लियर होती है, यानी कि इसमें सिर्फ असेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही रहेगी। तो क्लैरिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। हम जितनी भी टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन जो देते हैं कंसाइज मैनर में, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। देन अपील टू ऑडियंस इसके अंदर होनी चाहिए, यानी ऐसा होना चाहिए कि आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मैसेज कोई पढ़े ही ना या आपकी ऐड कोई देखे ही ना। ठीक है, सो वो अपीलिंग होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज, उसका जो टारगेट ऑडियंस है वहाँ तक वो पहुँचे और आसान लैंग्वेज में लिखी हो। ऐसा ना हो कि कोई पढ़ रहा है तो उसको समझ ही नहीं आ रहा एग्जैक्टली लिखा क्या है ना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। देन कैची हेडलाइन होनी चाहिए, हेडलाइन ऐसी हो कि वो ग्रैब करे आपकी एडवर्टाइजमेंट को। देन कॉल टू एक्शन ज़रूर होना चाहिए कि अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट किसी ने पढ़ी है तो वो क्या करे। अगर आपके प्रोडक्ट को उसको बाय करना है या उसको अच्छा लगा या उसको आपको कॉल करना है या आपसे बात करनी है, तो व्हाट शुड दे डू। देन विजुअल एलिमेंट्स उसके अंदर ज़रूर डालें, जैसे विजुअल्स, कलर्स, फॉन्ट्स उसके बहुत ही अच्छे होने चाहिए। ठीक है जी। अब कुछ सैम्पल्स हैं यहाँ पे, लाइक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फॉर जॉब वैकेंसी। अगर सिर्फ जॉब वैकेंसी, अब पहले तो था सिर्फ क्लासिफाइड की बात कर रहे थे हम, अब ये जो सैम्पल्स हैं आपको मैंने जस्ट ऐसे डाले हैं कि अगर स्पेसिफिकली आ जाते हैं आपको कि प्रोडक्ट सेल पे डालो या फिर जॉब वैकेंसी के लिए क्या चीज़, कैसा हम डाल सकते हैं, क्या वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे वांटेड एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश टीचर फॉर अ रेप्यूटेड स्कूल इन दिल्ली, देन क्वालिफिकेशन ये चाहिए, सैलरी जो है वो नेगोशिएबल है। देन यहाँ पे आपका नेक्स्ट आ जाएगा इसका डेट, लास्ट डेट टू अप्लाई, एंड द वेबसाइट एंड द कॉन्टैक्ट नंबर। सिमिलरली हम प्रोडक्ट सेल की बात करें तो यहाँ पे फेस्टिवल ऑफर, ग्रैंड फेस्टिवल ऑफर, देन 30% ऑफ है, एंड कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना है, कौन से डेट तक वैलिड है ऑफर, एंड कॉन्टैक्ट नंबर क्या है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। तो ये था सारी चीज़ें किसके बारे में, एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट चीज़ को पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग किसे कह रहे हैं हम, क्या चीज़ होती है आर्टिकल राइटिंग, कैसे उसको लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ आर्टिकल राइटिंग, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, आर्टिकल राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ये एक तरह का, अब इसको बोलेंगे तो है नहीं, ये क्या है, एक रिटन कम्युनिकेशन है दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड ओपिनियन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। किसी एक विषय के ऊपर एक आर्टिकल क्या होता है, उसके बारे में कोई जानकारी या फिर उसका कोई विश्लेषण यानी एनालिसिस या फिर उसमें कोई सुझाव, ओपिनियन, इस तरीके से बताया गया होता है। सो आर्टिकल्स कैन बी रिटन फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म्स जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ब्लॉग्स, जर्नल्स या फिर एकेडमिक पब्लिकेशंस भी हो सकती हैं ये। सो वो भी हम आर्टिकल्स उनको कहते हैं। इसका पर्पस क्या रहता है, नंबर 1, टू इन्फॉर्म और एजुकेट रीडर्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि किसी एक विषय के बारे में जब आप अपने रीडर्स को बताना चाहते हैं तो एक तो ये होता है ना। दूसरा, ओपिनियन या अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करना आर्टिकल के थ्रू। तीसरा, अपने रीडर्स को इंस्पायर या फिर एंटरटेन करना। फोर्थ, टू प्रोवाइड इंसाइट्स और रेज अवेयरनेस ऑन स्पेसिफिक इश्यूज़, यानी कि कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ के ऊपर, मतलब रेज के, जैसे किसी सोशल इशू के ऊपर लिख देना या ऐसी चीज़ें है ना, जैसे कोई भी लाइक कोई डिजीज़, जैसे अभी हमने पैंडमिक देखा, उसके बारे में कुछ लिखना, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट, आपका फॉर्मेट कैसा रहेगा। फॉर्मेट में सबसे पहले टाइटल होगा। टाइटल शुड बी कैची, ब्रीफ एंड इंफॉर्मेटिव। ठीक है जी, जिसके अंदर इट मस्ट गिव एन आइडिया ऑफ व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट, यानी आपको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि आर्टिकल में एग्जैक्टली होगा क्या, मैं किस बारे में पढ़ूंगी अगर मैं ये आर्टिकल पढ़ती हूँ तो। सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। देन बाय लाइन आएगी, यानी किसने ये लिखा है उनका नाम आएगा।
उसके बाद आपकी इंट्रोडक्शन आएगी, इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, देन हुक्स द रीडर विद अ क्वेश्चन। जैसे शुरू में ही आप पूछते हो कि क्या आप जानते हो अभी के टाइम में ये चीज़ का आंकड़ा इतना है और इतना है, या फिर आप कोई स्टैटिस्टिक शो करते हो, यही जैसे मैंने आंकड़े बोले कि आज की डेट में जो एम्प्लॉयड विमेन है उनका आंकड़ा इतना है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। आप कोई ऐसा मतलब पावरफुल स्टार्टिंग करते हो, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हो, या फिर कोई क्वेश्चन जो है थ्रो करते हो। सो वो सारी चीज़ों से हम आर्टिकल को स्टार्ट कर सकते हैं ताकि हम रीडर के साथ लाइन अप हो सकें। देन द इंट्रोडक्शन शुड बी एंगेजिंग एंड कंसाइज, एंड जो एग्जाम्पल है वो टाइम इज़ लाइक फॉर एग्जाम्पल मतलब टाइम इज़ वन ऑफ द most valuable assets a person can possess, yet it often slips through our fingers unnoticed। ठीक है, so इस तरीके से आप अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट के अंदर बॉडी किस तरह से होगी, यानी कि मेन जो आपको लिखना है वो क्या रहेगा। डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पैराग्राफ्स, ठीक है, जितने वर्ड्स में लिखने के लिए बोला गया है या स्पेसिफिकली आप कितने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं वो रहेगा। देन ईच पैराग्राफ कवर्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। आप अपना देख लीजिए कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बात करनी है, सेकंड पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बात करनी है। जैसे यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, एनालिसिस है, एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में आपने लिख दिया इंपॉर्टेंस टाइम मैनेजमेंट की, दूसरे में उसके इफ़ेक्ट्स, अगर आप पुअर टाइम मैनेजमेंट के पर्सन हो, नहीं मैनेज कर पाते हो, या टाइम मैनेजमेंट अगर हम नहीं मैनेज करते हैं टाइम को, तो क्या उसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देन टिप्स टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली, उसके लिए आप टिप्स दे सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके फॉर्मेट में आता है कंक्लूजन। लास्ट में हम समराइज करेंगे अपने मेन पॉइंट्स को लास्ट पैराग्राफ में। देन इट में प्रोवाइड सॉल्यूशंस, रिकमेंडेशंस या कॉल टू एक्शन। ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है तीनों में से, कि एंड में आपने बोल दिया कि या तो आप इस चीज़ के लिए इस यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ये चीज़ कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपने वहाँ पे सॉल्यूशंस दे दिए। देन एंड्स द आर्टिकल ऑन अ स्ट्रॉन्ग नोट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एफिशिएंसी, इट्स अबाउट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्टार्ट टुडे एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम। फाइन, तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं आर्टिकल राइटिंग। सो नेक्स्ट आते हैं इसके टाइप्स में फर्स्ट आता है एक्सपोजिटरी आर्टिकल। एक्सपोजिटरी आर्टिकल जो वो होते हैं जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव होगा एंड डज नॉट इंक्लूड पर्सनल ओपिनियंस। जैसे ऐसा नहीं है कि मुझे इस बारे में ये ऐसा लगता है, मैं ऐसा कुछ नहीं लिखती इस आर्टिकल के अंदर, जो है एग्जैक्टली वही लिखते हैं बस। ठीक है, जो फैक्ट्स बता रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, सिर्फ वही चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं एक्सपोजिटरी आर्टिकल्स। तो इसके अंदर ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं लाइक हाउ सोलर एनर्जी वर्क्स। अब उसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, देन साइंस बिहाइंड वैक्सीन्स, तो ऐसा जो फैक्चुअल बेस जिसका हो वो चीज़ हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। देन परसुएसिव आर्टिकल्स, परसुएसिव जो होंगे वो जो रीडर्स हैं उनके मतलब एक सर्टेन व्यू पॉइंट से लिखा जाता है कि मेरे अकॉर्डिंग क्या रहेगा, तो ये सब्जेक्टिव हो सकता है। इट इंक्लूड्स आर्ग्यूमेंट सपोर्टेड बाय एविडेंस, यानी कि मैंने इतने लोगों से पूछा था, मैंने इस जगह पे, तो उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला, उसके आधार पे मैं ये बात मान के चल रही हूँ। तो इस तरीके से जब हम किसी आर्टिकल में अपने व्यू पॉइंट्स को प्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज़ परसुएसिव आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, वाई वी नीड स्ट्रिक्टर क्लाइमेट लॉज। ठीक है, या फिर द केस फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं वो सब्जेक्टिव हो सकते हैं, उसमें हम अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं। दैट कैन बी परसुएसिव आर्टिकल। देन डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम एक बड़ी पिक्चर दिखाते हैं, एक अच्छा डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, टू द रीडर। ए प्रेजेंटेशन हमारी जो है अच्छे खासे डिस्क्रिप्शन के साथ होती है। ऑफन यूज्ड इन ट्रैवल राइटिंग और इवेंट कवरेज। ठीक है, या फिर आपने कुछ मतलब आप डिटेल करते हो उसमें हर चीज़ को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जर्नी थ्रू द सहारा डेजर्ट, मतलब कैसी रही मेरी जर्नी, तो उसके अंदर मैं हर छोटी छोटी चीज़ को बता सकती हूँ। ठीक है, द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ होली, आपने होली के इवेंट को बताया कि कैसा क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया इस बार हमने, ये सारी चीज़ें। तो ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा, मतलब काफ़ी
देन नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब ही अपने आप में एक स्टोरी है, सो आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इट टेल्स अ स्टोरी और रिकाउंट्स इवेंट्स इन अ नैरेटिव फॉर्म, ठीक है, यानी कि किसी सीक्वेंस में बताना या कोई स्टोरी बताना. देन इट एंगेजेस द रीडर्स विद स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, जैसे माई फर्स्ट डे एट कॉलेज या फिर द डे आई मेट माई आइडल, ठीक है. इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं वो फॉल करेंगे नैरेटिव आर्टिकल्स के अंदर. लास्ट ओपिनियन आर्टिकल्स होते हैं जो ये एक्सप्रेस करते हैं कि मेरा पर्सनल थॉट, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस बारे में, ठीक है. सो यहाँ पे आपका रहेगा कि पर्सनल इंसाइट्स, यानी मेरी खुद की सूझबूझ से जो मैं चीज़ लिख रही हूँ, मेरे अपने अनुभव से लिख रही हूँ या फिर मेरी अपनी रिसर्च से लिख रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, वाई रिमोट वर्क इज़ द फ्यूचर, ठीक है, जैसे हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, रिमोट वर्क, why it is the future. then the downsides of social media, ठीक है, इनके ऊपर अगर हम लिखना चाहते हैं तो मेरा ओपिनियन मैं इसके अंदर दूंगी कि भी मैं क्या सोचती हूँ इसके बारे में, ठीक है जी. सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल राइटिंग. आर्टिकल राइटिंग में काफ़ी कुछ है आपके पढ़ने के लिए और टाइप्स में से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है. तो चलिए अगला हम पढ़ते हैं आपकी राइटिंग स्किल्स के अंदर नेक्स्ट क्या है. रिपोर्ट राइटिंग है क्या बेसिकली, फर्स्ट इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे. इसके अंदर जितनी भी वर्ड्स, जितने भी हम सेंटेंसेस यूज करेंगे, दैट शुड बी कंसाइज, फॉर्मल एंड फैक्चुअल पीस ऑफ राइटिंग डिजाइन्ड टू इन्फॉर्म, डिस्क्राइब और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. यानी कि इसका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या फॉर्मेट इसका रहेगा, ठीक है. उसी फिक्स्ड पैटर्न में आपको इसको लिखना होता है. इसमें बहुत ही कंसाइज मीन्स बहुत ही गिने चुने शब्द आपको संक्षिप्त लिखनी होती है, यानी बहुत ही टू द पॉइंट चीजें आपको देनी होती हैं. और फॉर्मली लिखना होता है. फैक्चुअल पीस ऑफ राइटिंग है, यानी आपको कुछ भी वेग नहीं डालना है इसके अंदर, जो फैक्ट्स है वही आपने लिखने हैं, ठीक है. कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं आप, कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, उस चीज का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, उसी को हम रिपोर्ट कहते हैं और इसकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, ठीक है. So it is often used in academic, business और journalistic context. यानी ज्यादातर हम इसे, वैसे तो रिपोर्ट राइटिंग के अदर टाइप्स भी होते हैं, बट ज्यादातर हम रिपोर्ट राइटिंग कहाँ करते हैं, या तो एकेडमिक यानी शैक्षिक तौर पर करते हैं, या बिजनेसेस में करते हैं, या फिर हम जर्नलिस्टिक यानी जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में रिपोर्ट्स आती हैं, वो हम इस वहाँ के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट चीज हम समझ लेते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है. जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक अच्छी रिपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, या रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं या क्या क्या चीजें इनमें से नहीं होनी चाहिए, ठीक है. सो इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं. नंबर वन, फैक्चुअल होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट, यानी कि अ रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड प्रेजेंट्स क्लियर, एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन. रिपोर्ट कभी भी ऐसी नहीं हो सकती कि मैंने कोई हाइपोथेटिकल बात उसमें कह दी, या मैंने कोई ऐसी बात कह दी जो शायद ही हो, मतलब मुझे पता नहीं है अभी होगी या नहीं, ठीक है. तो इस तरीके से मैं कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं कर सकती. उसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स होने चाहिए, यानी जो तथ्य हैं, जो एक्चुअल में बात होगी, सिर्फ वही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए. एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि एकदम निष्पक्ष, ठीक है. देन सेकंड आता है आपका कंसाइज. कंसाइज का मीनिंग क्या है कि टू द पॉइंट. जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया कि रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही टू द पॉइंट होती है, सो इट अवॉइड्स अननेसेसरी डिटेल्स. तो अगर मैं एक बात कह रही हूँ तो मैं प्रॉपर उसको सिर्फ उतने ही शब्दों में बयां करूंगी जितने में जरूरत है. कोई भी अननेसेसरी डिटेल उसके अंदर नहीं डालूंगी. एंड इट प्रोवाइड्स ओनली द असेंशियल इंफॉर्मेशन. जितनी बात जरूरी है सिर्फ हम उतनी ही उसके अंदर कहेंगे. देन स्ट्रक्चर्ड क्या है. ये स्ट्रक्चर इसका एक फॉर्मेट होता है, वो जो मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगी. सो अ रिपोर्ट ऑलवेज फॉलो अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट विद सेक्शंस. जैसे उसमें टाइटल रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, बॉडी रहेगी एंड कंक्लूजन भी रहेगा, ठीक है. यानी छोटी सी ही पैराग्राफ्स के अंदर आपने अपनी सारी चीजों को बता देना है उसके अंदर. देन नेक्स्ट, इट शुड हैव फॉर्मल लैंग्वेज. यानी उसकी जो भाषा रहेगी, उसकी जो लैंग्वेज रहेगी, वो बहुत ही एकदम से जैसे आप जैसे फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हो, यानी ऐसा नहीं कि मैंने हाय हेलो ऐसा कुछ भी उसके अंदर डालना है. सो इट अवॉइड्स कोलोकियल लैंग्वेज एंड पर्सनल ओपिनियंस हम इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालते हैं. इट कीप्स द टोन प्रोफेशनल एंड
ऑब्जेक्टिव, यानी इसके अंदर हम बहुत ही प्रोफेशनल वे में बात करते हैं, जैसे हम फॉर्मली बात करते हैं और ऑब्जेक्टिव वे में बात करते हैं। तो ये सारी चीजें रिपोर्ट राइटिंग में हमें ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है जी, ये फीचर्स थे। नेक्स्ट कम वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, या फिर मान लो उन्होंने एक सैंपल लिख के दे दिया, या फिर आपसे पूछ लिया कि हेडिंग आती है, नहीं आती है, कहाँ आती है, क्या आती है, राइट। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइटल या हेडिंग, जिसको आप कहते हो, यानी जिस टॉपिक के ऊपर, जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप रिपोर्ट राइटिंग करने वाले हैं वो क्या टॉपिक है। पहली चीज तो वो टॉपिक कैसा होना चाहिए, वो क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 3-4 लाइनों में तो अपना टॉपिक ही लिख रही हूँ या मैं 2 लाइनों में लिख रही हूँ। नो, इट शुड बी वेरी शॉर्ट। ठीक है, सो क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, इंडिकेटिंग द टॉपिक और द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट। ऐसा भी ना हो कि उसको पढ़ने के बाद आपको पता ही ना चले कि रिपोर्ट किसके ऊपर है ना। वो भी पता चलना चाहिए कि रिपोर्ट एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या है हमारे रिपोर्ट का। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया है कि स्कूल्स में हम लिखते हैं एनुअल स्पोर्ट्स डे रिपोर्ट, तो इससे पता चल रहा है कि एनुअल जो है फंक्शन है और स्पोर्ट्स डे के रिपोर्ट के बारे में रिपोर्ट है, एनुअल स्पोर्ट्स डे रिपोर्ट है। ठीक है जी। देन आता है बाय लाइन। बाय लाइन मीन्स ये मेंशन करना कि उस नोटिस को लिख कौन रहा है या फिर वो किस जगह के लिए लिखा जा रहा है। ठीक है, इसमें दोनों चीजें में से कोई भी आ सकता है। जैसे अगर रिपोर्ट राइटिंग हो रही है, किसी आप कोई इंसिडेंट बताना चाह रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं, तो बाय जन्नत, ठीक है, या आप नेम मेंशन कर सकते हैं कि मैं इसको लिख रही हूँ। या फिर बाय आप जैसे बाय के नाम पे हम XYZ स्कूल है ना, मतलब डेजिग्नेशन, मतलब मैं कहाँ पे इस चीज को लिख रही हूँ एग्जैक्ट। ठीक है, सो अगर जो भी इनमें से वहां पे एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट वो लग जाएगा। ठीक है, यानी वो आपने लिख देना है। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बाय रवि शर्मा क्लास 12th A, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या जो जैसे भी आप इसको डिनोट कर रहे हैं, आपकी जो भी डेजिग्नेशन है वो साथ में आ जाएगी। ठीक है, या फिर जहाँ पे आप प्लेस पे जो जिस स्कूल के थ्रू अगर लिख रहे हैं तो वो स्कूल, मतलब अगर स्कूल डिनोट कर रहा है उस चीज को तो प्रेजेंट कर रहा है तो स्कूल का नाम आ जाएगा या फिर कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये दो चीजें सबसे पहले रहेंगी। नेक्स्ट आ जाएगा इंट्रोडक्शन या ओपनिंग पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन क्या रहेगी यहाँ पे कि एक तरह से एक ब्रीफ, छोटी संक्षिप्त एक इंट्रोडक्शन रहेगी टू द टॉपिक। ठीक है, और इवेंट, जो भी इवेंट है उसके बारे में, जो भी टॉपिक है उसके बारे में। मेंशन द पर्पस, प्लेस, टाइम एंड डेट। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस हियर कि हमने ये चारों चीजें मेंशन करनी है। क्या क्या चीजें मेंशन करनी है? प्लेस मेंशन करना है, टाइम मेंशन करना है, पर्पस मेंशन करना है एंड डेट ऑफ द इवेंट मेंशन करनी है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, the annual sports day of XYZ school was held on February 19th 2024 in the school playground। ठीक है जी, तो प्लेस आ गया यहाँ पे, टाइम आ गया यहाँ पे, पर्पस आ गया यहाँ पे एंड डेट भी आ गया। द इवेंट स्टार्टेड एट 9 AM विद ग्रेट एंथुसियाज्म। ठीक है, सो ये चीज रहेगी आपकी जो है इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। अब बॉडी क्या रहेगी? बॉडी मीन्स द मेन पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट, जिसके अंदर आप पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देंगे जो भी आप कहना चाहते हैं। डिटेल्ड डजंट मीन इतना डिटेल कि आप एक ऐसे लिख दें। ठीक है जी, सो डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इवेंट और टॉपिक इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बात कहीं से शुरू करी और कहीं और ही आप पहुंच गए, है ना। उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में कि सुबह मॉर्निंग से लेके अभी जैसे हमने यहाँ पे बात शुरू करी है कि सुबह 9 बजे से लेके ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा। सो देयर शुड बी अ क्रोनोलॉजी। ठीक है, देन यूज पैराग्राफ्स टू डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अगर आप पहले पैराग्राफ में कुछ और कह रहे हैं तो दूसरे में आप कोई और बात कहना चाहते हैं उसकी उसी चीज के बारे में, तो आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेंट्स एक्टिविटीज, चीफ गेस्ट, प्राइजेस, तो इतनी सारी चीजें आपके लिए कहने के लिए तो आप उसको अलग अलग पैराग्राफ्स में मेंशन कर सकते हैं। For example, the event began with a
वेलकम स्पीच बाय द प्रिंसिपल। अब आपने सबसे पहली चीज सबसे पहले बताई है, ठीक है, कि कैसे बिगिनिंग हुई उसकी। तो प्रिंसिपल ने सबसे पहले क्या दिया, एक ओपनिंग स्पीच दी, ठीक है जी। उसके बाद फॉलोड बाय अ मार्च पास्ट बाय द स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट्स ने मार्च पास्ट किया। देन उसके बाद आपका वेरियस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स वेर कंडक्टेड, ठीक है। उसके बाद जो भी चीजें फील्ड में कंडक्ट की गई सारी चीजें हुई। उसके बाद इंक्लूडिंग अ 100 मीटर रेस, आपने ये भी बताया उसमें क्या क्या था। 100 मीटर रेस थी, लॉन्ग जंप थी, रिले रेसेस थी, ठीक है। स्पोर्ट्स डे है तो आपने ये भी बताया कि क्या क्या चीजें ट्रैक या फील्ड पे हुई, ठीक। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। देन आपने कंक्लूड करना है उसको, एक समराइज करना है, द ओवरऑल एक्सपीरियंस रिजल्ट या आउटकम क्या रहे उसके। फॉर एग्जाम्पल, द इवेंट कंक्लूडेड विद अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, यानी कि उसके बाद एंड में हमने क्या किया, एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, वो रखी गई। और वेयर द चीफ गेस्ट अवॉर्डेड ट्रॉफीज टू द विनर्स। इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट दैट लेफ्ट एवरीवन मोटिवेटेड। सो आपने एंड में बताना है कि एंड में क्या हुआ और कैसे हमने उस इवेंट को एंड अप किया, ठीक है जी। देन लास्ट में अब क्या आ जाएंगे, नेम, या फिर नेम हमने अगर हमने ऊपर मेंशन कर दिया है नेम, दैट इज फाइन। अदरवाइज सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द, बट इफ रिक्वायर्ड, इफ यू आर नॉट मेंशनिंग इट अबव, देन ओनली, ठीक है जी। अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके आ जाता है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट के अंदर हम जब देखेंगे तो अलग अलग तरह के रिपोर्ट हमारे पास, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे फॉर्मेट से आ सकता है तो वैसे यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको टाइप्स के अंदर पूछ सकता है कि किस किस तरह का, कौन सी रिपोर्ट इनमें से नहीं होती है, कौन सी होती है, या किसका फॉर्मेट कैसा रहता है। नंबर वन न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है, जो सबसे पॉपुलर है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में मान लो आपको ऐसे ही दे दिया कि एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें कोई एक्सीडेंट, कोई क्राइम, कोई रैली के बारे में या कोई कल्चरल इवेंट के बारे में मेंशन किया गया है, वो किस टाइप ऑफ रिपोर्ट में होता है, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आता है। तो न्यूज़पेपर्स में आप जो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं किसी एक्सीडेंट के ऊपर, किसी क्राइम के ऊपर, किसी रैली या किसी अदर न्यूज़ के ऊपर, तो वो सारी चीजें न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक एक्सीडेंट ऑन मेन स्ट्रीट, ठीक है जी, तो ये रिपोर्ट है। या फिर एनुअल आर्ट एग्जीबिशन कहीं पे लगा है, तो ये भी एक रिपोर्ट है। कल्चरल इवेंट है, वो आपकी किस गैलरी में वहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये भी एक रिपोर्ट है, ठीक है। सो इस तरीके से। या फिर मैगजीन रिपोर्ट्स होती है। नंबर टू टाइप ऑफ रिपोर्ट इज मैगजीन रिपोर्ट। अ मैगजीन फॉर स्कूल या फिर जनरल मैगजीन्स होती हैं जो कि कवर करती हैं स्पोर्ट्स डे को, सेमिनार्स को, कॉम्पिटिशन्स को एंड ऑल, ठीक है। वो सारी रिपोर्ट्स भी मैगजीन्स में मेंशन होती हैं, तो वो भी रिपोर्ट्स ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन होता है, आपने स्कूल की बुकलेट देखी होगी, है ना, बच्चों की, या हमारी भी होती थी, तो स्कूल मैगजीन्स हम देखते थे या जनरल मैगजीन्स भी देखते थे, उनके अंदर भी रिपोर्ट्स होती थी। सो उसमें ज्यादातर इवेंट्स ही दिए जाते थे। सो यहाँ पे भी इवेंट्स के ही आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका आता है इवेंट रिपोर्ट। अब कोई इवेंट रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट्स written to provide details about events such as annual day celebration। ये किसी में भी हो सकती है, ये उसमें भी आप जा सकती हैं, जैसे मतलब मैगजीन्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, लेकिन या एकेडमिक रिपोर्ट्स में। लेकिन इवेंट का मतलब है किसी इवेंट के ऊपर ही पर्टिकुलरली, ठीक है। सो यहाँ पे एनुअल साइंस फेयर इसका एक एग्जांपल हो सकता है, या फिर इंडिपेंडेंस डे पे क्या क्या किया उसका ये चीज हो सकती है। सो कोई भी इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट आपका एकेडमिक रिपोर्ट रहेगी। उसके अंदर अगर हम कोई भी कोई फील्ड ट्रिप किया है तो वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फील्ड ट्रिप टू नेशनल म्यूजियम, ठीक है, तो ये एकेडमिक रिपोर्ट में आ जाएगा। या फिर स्टडी ऑन पॉल्यूशन लेवल्स इन द सिटी, कि क्या क्या पॉल्यूशन लेवल्स चल रहे हैं, इसके ऊपर रिपोर्ट अगर हमने देनी है कि हमने एक छोटा सा रिसर्च किया और उसके थ्रू हमें ये मिला, ठीक है। सो ये एकेडमिक रिपोर्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट रिपोर्ट्स जो होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स में भी आती हैं। सो अ रिपोर्ट डिटेलिंग एनी एक्सीडेंट और
incident describing what happened, how it happened, and the consequences. तो कैसे हुआ, क्या हुआ exactly, और मतलब उसके क्या रिजल्ट्स थे, तो ये सारी चीजें जो बताता है। जैसे फायर ब्रेक्स आउट इन लोकल मार्केट, ठीक है, कार एक्सीडेंट इन रोड क्रॉस रोड्स, ठीक है, एट क्रॉस रोड, सॉरी। सो इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हो जाते हैं या जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनके बारे में जब लिखा जा रहा है तो वो एक्सीडेंट रिपोर्ट्स या इंसिडेंट रिपोर्ट्स कहलाती हैं। यहाँ पे मैंने एक सैम्पल रिपोर्ट आपको डाली है, तो जिसके अंदर आप देख सकते हो कि टाइटल एग्जैक्टली देना कैसे है। फॉर्मेट हमने अब डिस्कस कर लिया है इसके पहले, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट आपका टाइटल आ जाता है कि साइंस एग्जीबिशन हेल्ड एट XYZ स्कूल, ठीक है। सो यहाँ पे बाय अनीता शर्मा जो है इसको लिख रही हैं। अब अगर देखो, मैंने XYZ स्कूल, यहाँ पे मैं आपको दो चीजें जैसे बता देती हूँ। अगर हमने XYZ स्कूल ऊपर नहीं भी मेंशन करना होता, यानी कि हमने स्कूल एग्जीबिशन, सॉरी साइंस एग्जीबिशन, ठीक है, एनुअल साइंस एग्जीबिशन या साइंस एग्जीबिशन डे, इस तरीके से इसको टाइटल को डाल सकते थे। फिर उसके बाद बाय में अगर स्कूल इसको प्रेजेंट कर रहा है कहीं पे, यानी इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जा रहा है स्कूल के द्वारा, यानी जो भी इसको लिख रहा है वहां पे उसका नाम आ जाएगा। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई स्टूडेंट या कोई भी हो सकता है। सो यहाँ पे उन्होंने ऊपर ही XYZ स्कूल इसलिए दे दिया क्योंकि नीचे कोई स्टूडेंट है जो इसको रिपोर्ट कर रही है, ठीक है जी। सो यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखोगे, द साइंस एग्जीबिशन at XYZ school was held on March 3, 2024 in the school auditorium. द इवेंट, अब पहली लाइन में आप देख रहे हो यहाँ पे प्लेस आ गया, आपका डेट आ गया, ठीक है। उसके बाद टाइम हम आगे आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरीके से कब क्या हुआ, सारे इंसिडेंट को क्रोनोलॉजिकल मैनर में हम इसको एक बारी मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, सो दैट you come to know कि क्या बॉडी रहेगी इसकी एग्जैक्टली। सो द इवेंट वाज inaugurated by the chief guest। सबसे पहले उन्होंने इनॉग्रेशन किया डॉक्टर अरुण प्रकाश, जो भी नाउन साइंटिस्ट, ठीक है जी। स्टूडेंट्स from class 6 to 12 participated in the event, showcasing their projects on various scientific themes such as renewable energy, robotics and environmental conservation, ठीक है। तो इसके किन किन टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रेजेंट किए, ये सारी चीजें इसमें आ गई। Then the exhibition featured more than 50 projects। अब आपने एक समराइज्ड वे में बता दिया कि more than 50 projects उसमें थे, each one demonstrating creativity and innovation। हर किसी में हमने अलग अलग creativity and innovation देखी। So यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको समराइज्ड वे में बता रहे हैं। And the participants explained their projects with great enthusiasm and the visitors were impressed by the effort and knowledge of the students, ठीक है। the highlight, अब अपने मेन चीज यहाँ पे बता रहे हो आप थर्ड पैराग्राफ में, the highlight of the exhibition was the working model of a solar powered car। ओके, सो जो चीज बहुत ही डिफरेंट या बहुत ही सबको एक मतलब अलग से लगी, हाईलाइट लगी एग्जीबिशन की, वो आपने यहाँ पे मेंशन किया। सो विच गार्डन अ लॉट ऑफ अटेंशन, ठीक है जी। देन द जजेस कंसिस्टिंग ऑफ साइंस टीचर्स या उसमें प्रोफेशनल्स भी थे फ्रॉम द फील्ड, वेर इम्प्रेस्ड बाय द ओरिजिनलिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये आपने उस सोलर पावर्ड कार के बारे में मेंशन किया जो बहुत ही हाईलाइट हुई उस एग्जीबिशन के अंदर। देन एट द एंड, अब यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं हम आखिरी पैराग्राफ में, एट द एंड ऑफ द इवेंट द विनर्स वर अनाउंस्ड एंड द प्राइजेस were distributed by the chief guest। The first prize was awarded to the project on waste management के ऊपर, उसको फर्स्ट प्राइज मिला। while the second प्राइज जो था वो वाटर कंजर्वेशन सिस्टम वाले मॉडल को दिया गया, ठीक है। सो द एग्जीबिशन वाज अ ग्रैंड सक्सेस, इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स टू टेक अ कीन इंटरेस्ट इन साइंस एंड इनोवेशन, ठीक है जी। सो इस तरीके से हमारी एक रिपोर्ट जो है वो लिखी जाती है, जिसके अंदर हेडिंग से लेके कंक्लूजन तक क्या क्या चीजें आपने डाली हैं वो यहाँ। सो नेक्स्ट इज़ प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग के अंदर आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, अगेन वही चीज़ें, आपको फॉर्मेट्स सबके याद रखने हैं, ठीक है। आपको याद रखने हैं टाइप्स, जितनी भी चीज़ें मैं इसमें करवा रही हूँ तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, टाइप्स क्या है, फॉर्मेट्स क्या है, ये सारी चीज़ें। सो लेट्स सी
प्रेसी कैसे लिखी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि प्रेसी होती क्या है एग्जैक्टली, मैं किस चीज़ को प्रेसी बोल रही हूँ। सो प्रेसी राइटिंग इन्वॉल्व्स कंडेंसिंग अ लॉन्गर पैसेज और टेक्स्ट इनटू अ शॉर्टर वर्जन, यानी कि एक बड़े पैराग्राफ को, एक बड़े पैसेज को, मतलब जो पैसेज है नॉट द पैराग्राफ, उसको मैं शॉर्टर वर्जन में कैसे लिख सकती हूँ, लेकिन उसका मीनिंग मेंटेन करते हुए, एंड अननेसेसरी डिटेल्स उसमें से, यानी उसको फिल्टर करना है हमने, अननेसेसरी डिटेल्स जो है उसमें से निकाल देनी है। इसका पर्पस जो रहेगा वो क्या है कि इट इज़ टू टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़ इन शॉर्ट, यानी कि ये हमें ये हेल्प करता है कि बिना जो है पैसेज का जो मेन मीनिंग है उसको निकाले हम कैसे अपने शब्दों में किसी चीज़ को शॉर्ट में बता सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं आपके रूल्स कि प्रेसी अगर आप लिख रहे हैं या प्रेसी के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 1 कंसाइजनेस, ये बहुत ही संक्षिप्त यानी कि बहुत ही टू द पॉइंट वर्ड्स के अंदर होती है, ब्रीफ होती है। नंबर 2 बहुत ही क्लियर होती है। नंबर 3 कंप्लीट होती है। नंबर 4 कोहेरेंस होती है, यानी कोहेरेंस का मतलब है इसमें एक सीक्वेंस रहेगा, इट शुड हैव अ फ्लो। ऐसा नहीं कि मैंने जो पहले बात बतानी थी वो बाद में बता रही हूँ, जो बाद में बतानी थी वो पहले कह रही हूँ, सो ये नहीं चलेगा। देन फिडिलिटी, यानी कि जो आप कह रहे हैं वो इट शुड बी फेथफुल, इट शुड हैव अ मीनिंग। ठीक है, जो आप बात बोल रहे हैं। देन इसके बाद आपकी ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, यानी इसमें कोई भी किसी भी तरह की आपको अपना ओपिनियन या अपनी पर्सनल बायसनेस नहीं डालनी है। इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स रहेंगे प्रेसी राइटिंग के, यानी डूज का मतलब क्या है, दे यूज़ देयर ओन, मतलब इसके अंदर जब हम इसको कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, डूज में क्या करना है, अपने शब्दों को यूज़ करना है। ठीक है, हाँ कोई टेक्निकल वर्ड है, कोई ऐसी चीज़ है कि डेट आ गई या कुछ ऐसा आ गया, वो तो आप वही यूज़ करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन यानी कि, बट आप बाकी के शब्दों को अपना कर लेंगे। देन मेंटेन द ओरिजिनल ऑर्डर, उसका ओरिजिनल ऑर्डर, अगर कोई बात उस पैराग्राफ में पहले कही गई है तो आपको भी पहले ही कहनी है, लेकिन आपके अपने शब्दों में। ठीक है, देन स्टे ऑब्जेक्टिव, कोई भी अपना आइडिया अपनी तरफ से कुछ उसके अंदर नहीं डालना है। देन नेक्स्ट इज यूज़ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी ऑडियंस या आपकी रीडर या आपको जहाँ भी वो प्रेजेंट करनी है उनके लिए रीडेबल होनी चाहिए, आपको कोई भी जार्गन यूज़ नहीं करने हैं। देन फोकस ऑन द मेन आइडिया, जो बिल्कुल मेन आइडिया है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या नहीं करना है, सो डू नॉट इंक्लूड एग्जाम्पल्स या एक्सप्लेनेशंस, बिल्कुल भी एक्सटेंड तो करना ही नहीं है, हमने शॉर्टर वर्जन प्रेजेंट करना है, तो मैं ना तो उसमें एग्जाम्पल दूंगी ना ही उसमें एक्सप्लेन करूंगी ज़्यादा, सिर्फ डिटेल्स टू द पॉइंट दूंगी। देन अवॉइड रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना है किसी भी आइडिया, किसी भी फ्रेज को, किसी भी लाइन को, सेंटेंस को। देन डू नॉट इंसर्ट पर्सनल ओपिनियंस, अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं डालने हैं। देन अवॉइड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जैसे हम एंड करके लिख देते हैं ना, वो चीज़ अवॉइड करनी है कि ये हुआ फिर एंड ये हुआ एंड ये हुआ एंड देन बिकॉज ऑफ दिस, जैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस डाल देते हैं, है ना, तो वो नहीं आपको डालना है, अवॉइड करना है इसके अंदर। कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं जब हम प्रेसी लिखते हैं, ओवर कंडेंसिंग, कई बार तो हम बहुत छोटा कर देते हैं जिससे कि हमारा ओरिजिनल मीनिंग ही चला जाता है। देन फ्रेजेस को कॉपी कर देना, कई बार हम एग्जैक्ट कॉपी कर देते हैं जिससे कि हमारा प्लेग हो जाता है, प्लेजरिज्म हो जाता है, यानी कि हमारी जो मतलब जेरोक्स हो जाती है एक तरह से, हमारे अपने शब्द नहीं रहते फिर वो। देन एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, कई बार हम अपनी तरफ से कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। देन फोर्थ, ऑथर की जो टोन है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। पैसेज कई बार पोलाइट मैनर में लिखे जाता है बट हम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर लिख देते हैं उसको, तो उसकी जो टोन है वो एकदम से बरकरार रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। ये है एग्जाम्पल कि ओरिजिनल पैसेज क्या है। यहाँ पे ओरिजिनल पैसेज क्या है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है कि क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग challenges facing the world today. The rising global temperatures are leading to the melting of polar ice caps, causing sea levels to rise and resulting in more frequent and severe weather events such as hurricanes, droughts, and floods. The impact of climate change is not just limited to the environment, it is also
it also has serious economic and social consequences. Agricultural productivity is declining in many regions due to changing weather patterns, leading to food storages and higher prices. Additionally, the increasing frequency of natural disasters is displacing millions of people from their homes, creating a global refugee crisis. Addressing climate change requires urgent action from governments, businesses, and individuals to reduce greenhouse gas emissions, transition to renewable energy sources, and promote sustainable practices. So this is your original passage. ओरिजिनल पैसेज को पढ़ के आपको काफ़ी चीज़ें पता चल रही हैं कि ये क्लाइमेट के ऊपर है. फर्स्ट आप देखोगे कि इसमें बताया गया है कि कैसे हम क्या इम्पैक्ट है मतलब जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है. फिर उसके बाद हमें मतलब हमें इसके ऊपर कैसे काम करना है. देन लास्ट में है कि हम इसको कैसे मतलब रोक सकते हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज और ये सब इसको कैसे एड्रेस कर सकती हैं. सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें हैं. अब देखो इसको कट शॉर्ट हमने किया है, यानी इस प्रेसी को हमने कैसे लिखा है. क्लाइमेट चेंज ड्रिवन बाय राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर. सबसे पहले तो उसका कॉज बता दिया कि उस वहाँ पे भी कॉज बताया गया है. सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि द राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर आर लीडिंग टू मेल्टिंग ऑफ, है ना, कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो हमने नहीं बताया, बट हमने ये बता दिया है कि क्यों मतलब क्यों हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज. क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है. अब क्यों राइज कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, इज कॉजिंग एनवायरमेंटल इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस इससे हो रहे हैं. ठीक है, एंड इंक्लूडिंग मेल्टिंग आइस कैप्स, एक्सट्रीम वेदर, रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड मास डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो हमने एक ही लाइन में सारी चीज़ें पहले तो बता दी कि ये क्यों हो रहा है, इसका कॉज क्या है. देन एड्रेसिंग these challenges demands immediate actions to reduce emissions. यानी इसको घटाने के लिए हमें जो एक्शंस चाहिए वो बिल्कुल इमीडिएट एक्शंस चाहिए. एंड इसके लिए हम अडॉप्ट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. ठीक है, सो बहुत ही शॉर्ट में हमने टू द पॉइंट उस बड़े से पैसेज को छोटा करके लिख दिया है और इसमें अपने शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है. हाँ, आप जैसे मैंने कहा था कि हम अगर मैंने यहाँ पे वहाँ पे था कि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे था हैज़ सीरियस इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, है ना. तो यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल वर्ड को यूज़ किया गया है, लेकिन उसकी जगह हमने क्राइसिस डाल दिया कॉजेज़ की जगह, या एनवायरमेंटल भी साथ में ऐड कर दिया. सो टू मेक इट मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको इसको अपने शब्दों में बना लेना है, ऐसा नहीं कि आपको इसको कॉपी करना है एग्जैक्टली. ठीक है, सो एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि प्रेसी कैसे लिखी जाती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेसी राइटिंग. नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट राइटिंग एबिलिटी सेक्शन का अगला पार्ट. सो हियर इज योर लेटर राइटिंग की डेफिनेशन क्या है, कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लेटर राइटिंग होता क्या है एग्जैक्टली. तो उससे भी पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि जब हम एमसीक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी स्क्रीनिंग का टेस्ट देंगे, तो वहां पे ऑब्वियसली हमारे पास किसी भी तरह से हमारे पास लेटर लिखनी तो नहीं आएगी कि आप एक लेटर लिख के बताइए, राइट. तो कैसे एमसीक्यूज हमारे पास आ सकते हैं, हमारे पास फॉर्मेट में से कि आपको अगर आप बिजनेस राइटिंग लेटर लिख रहे हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, वहां से क्वेश्चन पिक कर सकते हैं. और सिमिलर लगेंगे आपको, ऑब्वियसली हर एमसीक्यू का यही प्रॉब्लम होता है कि हर ऑप्शन सिमिलर नजर आता है. सो वही चीज आपकी क्लैरिटी देने के लिए मैं इस वीडियो में आपके लिए डिटेल में बताऊंगी कि क्या है लेटर राइटिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन कि क्या लेटर राइटिंग होती है. So letter writing is a form of communication where information is conveyed from one party to another through written text. यानी कि ये एक बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का माध्यम है. देखिए कई माध्यम होते हैं बातचीत करने के, जैसे इस वक्त मैं बोल के बातचीत कर रही हूँ, लेकिन ऐसे ही हम लिख के भी कर सकते हैं. तो लेटर राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी उसी का ही एक प्रकार है.
और इसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन यानी जो भी चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ खुद की दूसरों से शेयर कर सकती हूँ लिख के। ठीक है जी। देन आता है इसका क्या पर्पस होता है, हम क्यों लेटर राइटिंग कर सकते हैं यानी क्यों करते हैं हम पत्र क्यों लिखते हैं। तो हम किसी पर्सनल रीजन से भी लिख सकते हैं, हम प्रोफेशनल रीजन से भी लिख सकते हैं, किसी ऑफिशियल प्रोफेशनल किसी भी रीजन से हम लेटर जो है वो इनमें से लिख सकते हैं। अब ये क्या सर्व करते हैं, या तो हमें किसी को कुछ इन्फॉर्म करना होता है या परसुएड करना होता है, मींस किसी को प्रभावित करना, किसी से बात मनवाना। ठीक है, इस तरीके से किसी को इन्फ्लुएंस करना अपनी बात के थ्रू, वो परसुएशन होती है। ठीक है, देन रिक्वेस्ट करना किसी से, या फिर अपने रिलेशंस को मेंटेन करना, यानी कि जैसे हम फ्रेंड्स एंड फैमिली को लेटर्स लिखते हैं, तो वो इसका पर्पस आ जाता है। नेक्स्ट इसका मीडियम यानी माध्यम क्या हो सकता है। तो लेटर्स वेर रिटन ऑन पेपर बट विद टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स दे कैन ऑल्सो बी सेंट इलेक्ट्रॉनिकली वाया ईमेल। अब यहाँ पे पहले अगर हम देखते थे तो हैंड रिटन, मतलब हैंड रिटन जितने भी लेटर्स जो हैं वो लिखे जाते थे मोस्टली हैंड रिटन ही होते थे। बट आजकल जो लेटर्स हैं वो ईमेल्स के थ्रू यानी कि हम टाइप करके, तो इसके दो माध्यम है कि एक तो हम हैंड रिटन लेटर लिख सकते हैं, आज भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली, एंड दूसरा हम यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म को अपनाते हैं, ज्यादातर आजकल टाइप करके या प्रिंटेड फॉर्म में हम लेटर्स को एक दूसरे तक भेजते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे दैट विल बी टाइप्स ऑफ लेटर्स, कितने प्रकार की लेटर्स हो सकती हैं। तो लेटर्स जो हैं फॉर्मल लेटर्स हो सकती हैं, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल, बिजनेस लेटर्स हो सकती हैं, ऑफिशियल लेटर्स हो सकती हैं, या फिर सोशल लेटर्स हो सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, सर्कुलर, देन रिक्वेस्ट लेटर्स एंड देन लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन। सो ये मेन 10 टाइप्स ऑफ लेटर्स हो सकती हैं, जिनमें से अब मैं आपको सारी डिटेल इनकी करवाऊंगी कि क्या क्या चीजें जो हैं इनकी कैसे कैसे इनके क्या पर्पस रहेंगे, क्या इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रहेंगी। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। पहला है आपका फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है, इसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका क्या पर्पस रहेगा, क्यों हम लिखते हैं, औपचारिक पत्र हम क्यों लिखते हैं। अब देखिए पर्पस क्या है कि फॉर्मल लेटर्स आर यूज्ड फॉर प्रोफेशनल, ठीक है जी, किसी भी मतलब व्यावसायिक तरीके से, जब मैं कहीं काम करती हूँ, मैं कोई एम्प्लॉय हूँ या मैं कोई बॉस हूँ, ठीक है, तो किसी ऑफिस में हूँ, किसी बिजनेस रिलेटेड कम्युनिकेशन मुझे करना है, तो मैं फॉर्मल लेटर लिखूंगी। ठीक है, इसकी टोन कैसी रहेगी, काफी रिस्पेक्टफुल रहेगी, यानी मुझे इसमें कोई हेलो हाय डियर मतलब ऐसे वर्ड नहीं यूज करने जो हम अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए करते हैं ऑब्वियसली, बट रिस्पेक्टफुल रहेगा। जो है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रहेगा यानी टू द पॉइंट, हम ज्यादा सब्जेक्टिव इसके अंदर नहीं हो सकते हैं। एंड ऑफन फॉलोज अ स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर, यानी कि एक सेट फॉर्मेट होता है इसका जिसके अंदर हम इसको लिखते हैं। तो इसका पर्पस जो है काफी क्लियर होता है कि मुझे किसी को कुछ इन्फॉर्म करना है या कोई नोटिस देना है या कुछ भी मुझे बताना है, तो उसके अंदर मैं फॉर्मल लेटर लिखूंगी। फॉर्मल का नाम से ये बच्चे पता चलता है कि फॉर्मल मींस फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज, ठीक है, जिसके अंदर मैं काफी औपचारिकता निभाऊंगी, यानी कि बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करते हुए, क्योंकि वो मेरे जो भी हैं, या तो मेरे एम्प्लॉयज भी हैं तो भी मुझे वैसे ही कम्युनिकेट करना है, मेरे बॉस भी हैं तो भी, ठीक है जी, तो क्योंकि वो हमारा ऑफिशियल रिलेशनशिप है, ड्यू टू दैट हम फॉर्मल लेटर्स को यहाँ पे चूज करते हैं। सो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होगा। इसके अंदर अगर लेफ्ट का पैटर्न है लेफ्ट का अपनाएंगे, राइट का है तो राइट का, जहां सब्जेक्ट है वहां सब्जेक्ट रहेगा, यानी कुछ भी ऊपर नीचे आगे पीछे हम नहीं कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में विद अ स्पेसिफिक सेक्शन, यानी कि सेंडर का एड्रेस कहाँ लिखा जाएगा, डेट कहाँ लिखी जाएगी, और डेट लिखी जाएगी फॉर श्योर, रिसिपेंट का एड्रेस रहेगा, सैल्यूटेशन रहेगी, सब्जेक्ट लाइन रहेगी, बॉडी, क्लोजिंग, सिग्नेचर, ये सारी चीजें हमें इसमें फॉलो करनी है, हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। देन इसका टोन क्या रहेगा, यानी कि कैसे मुझे उसमें बात करनी है, जो मेरे बात करने का लहजा होगा वो किस तरीके का होगा। एक तो वो पोलाइट होगा, यानी मुझे विनम्रता से बिल्कुल एकदम पोलाइटली बात करनी है। दूसरा वो इम्पर्सनल, यानी वो निजी तौर पर नहीं होगा, क्योंकि ये कोई पर्सनल लेटर नहीं है। देन उसके बाद आपका प्रोफेशनल वे होगा बात करने का, यानी टू द पॉइंट आप बात करेंगे। फिर उसके बाद आपका लैंग्वेज कैसा होगा, लैंग्वेज बहुत ही क्लियर होगा, कंसाइज यानी कि संक्षिप्त, जिसको हम कह देते हैं कि आप कम शब्दों में जब बात करते हैं और पूरी बात भी कहते हैं। एंड टू द पॉइंट, जैसे मैंने पहले भी कहा, अवॉइडिंग कोलोकियल एक्सप्रेशंस, यानी किसी भी तरह का
कोई भी मतलब एक्सक्लेमेशन ना देते हुए, कोई ऐसा एक्सप्रेशन ना देते हुए जो पर्सनल लेटर्स में दिया जाता है। तो ये था फॉर्मल लेटर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि बिजनेस लेटर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल लेटर। बिजनेस लेटर इसका एक टाइप होता है, इसका एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन की जो लेटर्स होती हैं, जैसे कोई जॉब ओपन हुई है, अगर आपको एम्प्लॉयर्स को बताना है कि एम्प्लॉयर आपको अगर बता रहा है कि मेरा इंटरेस्ट है, और आप उसको इनवाइट कर रहे हैं कि यस दिस इज द जॉब एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम एंड गो थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस, है ना। ये सारी चीजें जब आप इन्फॉर्म करते हैं वो जॉब एप्लीकेशन लेटर्स रहती हैं। देन कंप्लेंट लेटर्स भी फॉर्मल होती हैं, ऑफिशियल लेटर्स भी फॉर्मल, ऑफिशियली कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप तो वो भी फॉर्मल लेटर की तरह लिखी जाती है। एंड रेजिग्नेशन लेटर्स भी फॉर्मल होती हैं। इन सभी में आपको औपचारिकता निभानी पड़ती है, यानी कि एक फॉर्मेलिटी, फॉर्मली आपको इसको क्रिएट करना होता है, इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जाना होता है। यानी कि आप कुछ भी कहीं भी स्किप भी नहीं कर सकते हैं, ओमिट भी नहीं कर सकते हैं, और ना ही इसमें किसी भी चीज को आप शफल कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट कम्स द इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का क्या पर्पस रहेगा? इनफॉर्मल लेटर्स जो होती हैं वो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए होती हैं। नाम से पता चल रहा है अनौपचारिक, जिसको हम कहते हैं, जिसको मैं फैमिली, फ्रेंड्स, क्लोज वंस, किसी को भी मैं अपने जो है निजी तौर पर जब लिखती हूँ तो वो लिख सकती हूँ। सो दे आर मोर रिलैक्स्ड इन टोन। इनकी टोन एंड स्ट्रक्चर काफी रिलैक्स्ड हो सकता है। यानी जैसे मैंने उसमें कहा था कि हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, ओमिट नहीं कर सकते या शफल नहीं कर सकते, बट इसमें हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो फॉर्मल लेटर से काफी ज्यादा एक मैं कहूंगी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ये काफी फ्लेक्सिबल रहेगी, मैंने अभी जैसे बोला। देन विद लेस एम्फोसिस ऑन रिजिड फॉर्मेटिंग, यानी आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैंने डेट कहाँ लिखी है, सब्जेक्ट कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, वर्डिंग्स क्या है। ऐसा कुछ भी आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती है। इट इंक्लूड सैल्यूटेशन, इसमें होता है, ठीक है जी। एक बॉडी होती है जिसके अंदर आप सारी चीजें, बॉडी मीन्स जैसे अगर ये एक एप्लीकेशन है और इसका जो मेन पार्ट होता है जिसके अंदर आप चीजें लिखते हैं, यहाँ पे आप सेंडर का लिखते हैं, यहाँ पे आप खुद का लिखते हैं। फिर जो ये मेन पार्ट है जो आपका, दैट इज द बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी का मतलब है जहाँ पे आपने अपनी बात जो आप कहना चाहते हैं वो लिखा है। फिर इसके अंदर एक क्लोजिंग भी होती है, जैसे आप सेकेंड पैराग्राफ के अंदर एक क्लोजिंग दे देंगे, दैट विल ऑल्सो बी देयर। एंड सिग्नेचर्स होते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे आपके सिग्नेचर्स रहेंगे, ठीक है जी। इसकी टोन कैसे होगी? फ्रेंडली होगी, कॉन्वर्सेशनल होगी, यानी जैसे आप बातचीत करते हो उस तरीके से होगी। एंड पर्सनल, निजी भी हो सकती है, होती ही है, ठीक है जी। देन इसका रहेगा लैंग्वेज, यानी क्या भाषा आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी भाषा जो आपकी मातृभाषा है आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप स्लैंग्स यूज कर सकते हैं। आप इसमें इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं, यानी किसी भी तरह से आप बातचीत कर सकते हैं। आपको कोई ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर्मेट या कोई भी आपको कोड्स यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। आप सीधा जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हैं इनफॉर्मल लेटर के अंदर, ठीक है जी। इसके कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके अंदर क्या आ जाता है, जैसे पर्सनल लेटर्स, जिसके अंदर आप फैमिली फ्रेंड्स से आप कोई न्यूज शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बस मेंटेन करने के लिए एक लेटर लिखते हैं। देन थैंक यू लेटर्स, थैंक गिविंग लेटर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, जिसमें आप ग्रेटिट्यूड अपना शो करते हैं टू समवन, या गिफ्ट या फेवर या सपोर्ट, ऐसा कुछ भी आप थैंक यू में देते हैं तो वो भी इसके अंदर आते हैं। देन इनविटेशन लेटर्स आर ऑल्सो इनफॉर्मल लेटर्स। देन अपॉलॉजी लेटर्स जो है, किसी से आप माफी मांगते हैं तो वो भी पर्सनल लेटर्स में आते हैं। देन कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर्स, यानी किसी को आप विशेष भेजते हैं तो वो भी इसी के अंदर फॉल करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेमी फॉर्मल। अब दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, नाम से पता लग रहा है। सो सेमी फॉर्मल लेटर्स आर यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसिपिएंट इज नॉट एंटायरली फॉर्मल बट नॉट कैजुअल ऑल्सो, ठीक है जी। यानी आप ना तो पूरी तरह से औपचारिक है उस रिलेशनशिप में और ना ही अनौपचारिक है, तो आप एक सेमी फॉर्मल लेटर फॉलो कर सकते हैं वहां पे, यानी एक ये लेटर लिखा जाता है। अब यहाँ पे दीज लेटर्स स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे मैंने कहा ये एक ब्लेंड रहेगा
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का, यानी यहाँ पे प्रोफेशनल एंड पर्सनल कम्युनिकेशन का हम मिश्रण यानी मिक्स्ड फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसके कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या क्या टोन रहेंगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या लैंग्वेज रहेगी। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मल लेटर्स की तरह सिमिलर होता है, यानी जैसे हम फॉर्मल लिखते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हम फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें टोन क्या रहेगी, इसमें भी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टोन रहेगी, जबकि हम थोड़ा रिलैक्स होके बात कर सकते हैं, यानी एक्सप्रेशंस हम दे सकते हैं थोड़े बहुत इसके अंदर। अगर कुछ भी ऐसा एक्सप्रेसिबल है, जो कि ऐसे कोई सिंबल्स है, ऐसा कुछ चीज है, जो ऐसी फीलिंग्स है जो आप देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। देन लैंग्वेज कैसी रहेगी, सो प्रोफेशनल लैंग्वेज रहेगी यहाँ पे, बट कैन इंक्लूड अ वार्मर मोर पर्सनल टच। जैसे मैंने आपको कहा कि अपने आप अगर फिर भी कोई इसके अंदर सेमी फॉर्मल में कोई फीलिंग कन्वे कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज कन्वे कर रहे हैं, देन इट कैन हैव अ पर्सनल टच इन योर लैंग्वेज, ठीक है जी। अदरवाइज ये प्रोफेशनल हो सकती है, ठीक है। सो इसके अंदर कैसे कैसे आ सकते हैं, जैसे लेटर्स टू टीचर या प्रोफेसर्स अगर आप लिखते हैं तो वो कंप्लीटली फॉर्मल ना होके सेमी फॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेटर्स टू कलीग्स, अगर आप अपने कलीग को लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके एक तरह से फ्रेंड भी होते हैं और फ्रेंडली मैनर में लिखते हैं, और कहीं ना कहीं आपका एक प्रोफेशनल रिलेशन भी है। देन उसके बाद अगर आप कोई रिकमेंडेशन किसी को करते हैं, यानी कि किसी के बिहाफ पे अगर आप कुछ लिखते हैं, उसके स्किल्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्वालिफिकेशन के लिए, तो वो भी सेमी फॉर्मल में आते हैं। देन इनविटेशंस लेटर्स फॉर फॉर्मल इवेंट, यानी कि जैसे ऑफिस में कोई पार्टी है और आपको, जैसे मैंने कहा कि इनविटेशन किस में आता है, इनफॉर्मल में आता है, लेकिन ऑफिस में कोई पार्टी है, ऑफिस में कोई फंक्शन है, तो वो लेटर कैसा रहेगा, सेमी फॉर्मल रहेगा, ठीक है। कोई रिटायरमेंट पार्टी है, कोई कंपनी की एनिवर्सरी है, कोई भी पार्टी हो सकती है ऑफिस के अंदर, तो वो सेमी फॉर्मल में आएगा। देन फॉलो अप लेटर्स हो सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर आफ्टर एन इंटरव्यू, मीटिंग या कोई भी प्रोफेशनल इंटरेक्शन के बाद अगर आपको फॉलो अप करना है, तो वो भी किसमें फॉलो अप क्या होता है कि जैसे हम किसी मीटिंग में गए, किसी इंटरव्यू में गए, तो उनका क्या जवाब है मेरे लिए, वो मुझे फॉलो अप करेंगे उस चीज के लिए, मतलब मुझे उनको फॉलो अप करना होगा कि व्हाट इज योर आंसर आफ्टर माय इंटरव्यू, ठीक है। तो वो जो चीजें रहती हैं फॉलो अप की, वो लेटर्स जो होते हैं वो भी सेमी फॉर्मल में फॉलो करते हैं। सो नेक्स्ट टाइप इज बिजनेस लेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं काफी हद तक कह सकती हूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस आने के काफी आसार हैं कि बिजनेस लेटर्स या फॉर्मल इनफॉर्मल इनमें से तो आपको आ ही सकता है, ठीक है। अब जब हम बिजनेस लेटर्स की बात करते हैं तो इनका काफी टिपिकल फॉर्मेट होता है, जैसे मैंने कहा कि फॉर्मल के अंदर है, ये फॉर्मल का टाइप है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर ये लिखी जाती है, यूज्ड इन प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर लिखी जाती है फॉर वेराइटी ऑफ पर्पसेस, यानी बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं, सर्टेन रीजंस। ऑफिस में कुछ भी इन्फॉर्म करना है, बताना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कुछ भी हो सकता है। देन इसका स्ट्रक्चर स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइज्ड रहेगा विद ए प्रोफेशनल टोन, इसमें कोई आप हेलो हाय ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं दे सकते हैं, इसमें आप टिपिकली फॉलो करेंगे एक स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर को। देन इसमें डायरेक्ट बात करेंगे, क्लियर टोन रहेगी आपकी एंड प्रोफेशनल टोन रहेगी। देन लैंग्वेज जो है वो फॉर्मल एंड प्रिसाइज रहेगी, यानी ज्यादा लंबा चौड़ा चौड़ा लेटर नहीं होता है, ये बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में एंड टू द पॉइंट बात हम इसके अंदर करते हैं। जैसे फॉर्मल लेटर लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही बिजनेस लेटर्स होती हैं। सो फोकसिंग ऑन क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, यानी कि जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ बस मेरा उसके ऊपर फोकस होता है, टू बी वेरी प्रिसाइज मैं इसको रखती हूँ, ठीक है जी। तो बिजनेस लेटर्स के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इंक्वायरी लेटर्स हो सकती हैं, सेल्स लेटर्स हो सकती हैं, ऑर्डर लेटर्स हो सकती हैं, एडजस्टमेंट लेटर्स मतलब कस्टमर की अगर कोई कंप्लेंट है, कोई रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट लेटर्स होती हैं, वो लिखी जाती हैं, वो भी इसी में आती हैं। देन मेमोरेंडम्स, मेमोज, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। मेमोरेंडम्स क्या है कि इंटरनल कम्युनिकेशन होता है विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफन कंसाइज एंड टू द पॉइंट। जैसे एक अगर बॉस को अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैसेज कन्वे करना है, या फिर एक जो सीनियर है उसको जूनियर तक मैसेज पहुंचाना है, उसके लिए लेटर लिखा जा रहा है या कोई मेमो लिखा जा रहा है, दैट विल बी अ बिजनेस लेटर। सो मेमोज क्या होते हैं, मोस्टली मेमोज लिखा जाता है इनको, मेमोरेंडम्स बहुत कम लिखा जाता है, तो आप समझ लीजिएगा मेमोज अगर आपके किसी ऑप्शन में या किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो मेमोज क्या होते हैं, बिजनेस लेटर्स ही होते हैं जो विद इन अ कंपनी, विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन जब कम्युनिकेशन किया जाता है, नॉट विद द कस्टमर्स, तब मेमोज जो है वो मतलब यूज किए जाते हैं।
देन ऑफिशियल लेटर भी कुछ इसी तरीके का रहेगा। ऑफिशियल लेटर क्या होते हैं? दे आर सबसेट्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, यानी फॉर्मल लेटर्स का ही एक और टाइप है। अब ये यूज होते हैं फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस या किसी भी अदर ऑफिशियल। अभी तक जैसे हम अगर हम बात कर रहे थे जब हम बिजनेस लेटर्स की, तो वो कॉर्पोरेट में बात कर रहे थे। अभी हम बात कर रहे हैं लाइक गवर्नमेंट एजेंसीज या कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटीज या फिर किसी तरह का इंस्टीट्यूशंस, इनके अंदर जब कोई भी चीज शेयर की जाती है, इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज, तो उसके लिए जब लेटर लिखी जाती है दैट विल बी ऑफिशियल लेटर। अब इसका जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी हाईली फॉर्मल, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर्ड, यानी बहुत ही ज्यादा फॉर्मल रहेगा। बहुत, ये भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि हमने बात की थी फॉर्मल लेटर के बारे में, वैसा ही सेम रहेगा। देन इसमें हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होके एंड सीरियस होके बात करेंगे। तो कोई भी हम इसमें सब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं, किसी तरह के एक्सप्रेशंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? फॉर्मल रहेगी इसके अंदर, विद नो रूम फॉर पर्सनल एक्सप्रेशन एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसमें हम बिल्कुल भी इनफॉर्मल नहीं हो सकते हैं और कोई भी अदर पर्सनल एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि बच्चे एग्जाम्पल से क्या होता है कि आपको काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि ये लेटर किसको लिखी जाएगी। अब आपको ऐसा भी आ सकता है कि मैंने एक लेटर लिखी, मतलब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एक लेटर लिखी जा रही है गवर्नमेंट अथॉरिटी को, तो वो किस में फॉल करती है, और आपको ऑप्शंस क्या रहेंगे? फॉर्मल लेटर रहेगा, बिजनेस लेटर रहेगा, ऑफिशियल लेटर रहेगा, या फिर एनी अदर ऑप्शन। अब आपको तीनों में से चूज करना है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल्स जरूर यहाँ पे पढ़ के जाइएगा, जो जो मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको बता रही हूँ, क्योंकि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। सो लेटर्स टू गवर्नमेंट अथॉरिटी को किसी भी तरह की मैं परमिशन ले रही हूँ, कोई लाइसेंस लेना चाह रही हूँ, या फिर कोई एड्रेसिंग सिविक कंसर्न, यानी मेरा कोई कंसर्न है जो मैं गवर्नमेंट को बताना चाह रही हूँ, तो वो भी किस में आएगा? ऑफिशियल लेटर में आएगा। देन उसके अलावा अगर हम लेटर्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लिखते हैं, जैसे हम कोई भी अपने एडमिशन के लिए लिखते हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए लिखते हैं, ऑफिशियल मैटर्स के अंदर वो फॉल करता है। देन उसके बाद कोई कंप्लेंट करते हैं किसी अथॉरिटी को, जैसे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की या कोई लॉ की हम कंप्लेंट करते हैं, अगर कोई लॉ टूटता है तो उसके लिए कंप्लेंट करते हैं, दैट विल आल्सो बी ऑफिशियल लेटर के अंदर आएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक सर्विसेज के रिगार्डिंग, अगर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे मुझे पासपोर्ट, वीजा या सोशल बेनिफिट के रिगार्डिंग कुछ मैंने अप्लाई किया है, उसके लिए मैं कोई लेटर लिख रही हूँ, तो दैट विल आल्सो बी ऑफिशियल लेटर, ठीक है जी। सो ये सारे एग्जांपल्स आपके ऑफिशियल है। ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है आपको जब क्वेश्चन आएगा, तो मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये क्लैरिटी देने की कोशिश की है कि अगर ऑप्शंस आते हैं एक जैसे लगते हैं, तब भी आप उनको कैसे अलग अलग आंसर्स उसके जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल लेटर। सोशल लेटर नाम से पता लग रहा है किसी भी तरह का सामाजिक अगर विषय है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ, तो वो इनफॉर्मल के अंदर फॉल करेगा, ये फॉर्मल के अंदर पहली बात तो नहीं आएगा। देन रिटन टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोई भी एक्वेंटेंसेस, मतलब क्लोज वंस, कोई ऐसे हो सकते हैं, कोई भी सोशल पर्पस के लिए मैं लिख सकती हूँ। इसके टोन कैसी रहेगी, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इसकी लैंग्वेज कैसी रहेगी? अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो इनफॉर्मल रहेगा, ऑफन स्टार्टिंग विद अ पर्सनल सैल्यूटेशन रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपकी एंडिंग वार्म रहेगी, यानी कि बहुत ही आप लाइक योर्स अफेक्शनेटली, इस तरीके से आप इसकी एंडिंग जो है वो कर सकते हैं। देन फ्रेंडली रहेगा, कैजुअल रहेगा और पर्सनल भी रह सकता है। देन क्योंकि हम फ्रेंड्स फैमिली को लिख रहे हैं या क्लोज वंस को लिख रहे हैं। देन ये कॉन्वर्सेशनल होगा, जैसे बातचीत की जाती है उस तरीके से लिखा जाएगा, कोई फॉर्मेट नहीं हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यूजिंग एवरीडे लैंग्वेज समटाइम्स इंक्लूडिंग ह्यूमर एंड इमोशंस ऑल्सो, इसमें आप हंसी मजाक या कोई इमोशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को आप कंग्रेचुलेशन के लिए लेटर लिख रहे हैं, कोई उन्होंने कुछ अचीव किया है, कोई अवार्ड मिला है, कोई प्रमोशन मिली है, ग्रेजुएशन खत्म हुई है, कुछ भी, मतलब ग्रेजुएट हुए हैं, शादी हुई है, कुछ भी, किसी भी चीज के लिए आप कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, वो इसी में आएगा। देन किसी दुख के लिए लिख रहे हैं, यानी कि कॉन्डोलेंस के लिए लिख रहे हैं, तो वो भी। देन किसी ऐसी चीज के लिए लिख रहे हैं जिसके अंदर उनको कोई सिंपैथी दी जा रही है, कोई आपको, आप उनको कोई सहानुभूति दे रहे हैं किसी तरह की, या किसी
किसी ने किसी को खो दिया है उसके लिए आप अपनी जो फीलिंग्स हैं वो उनको जता रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। देन इनविटेशन के लेटर्स भी इसी के अंदर आएंगे, पार्टी में, कोई वेडिंग में, कोई रीयूनियन, इस तरीके के। देन थैंक यू लेटर्स भी इसी के अंदर आ जाएंगे। एंड हॉलीडे या फेस्टिवल ग्रीटिंग्स जैसे दिवाली, क्रिसमस, इनके ऊपर अगर आप विश करते हैं तो ये सारी चीजें भी इसी के अंदर आती हैं सोशल लेटर्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलर क्या होते हैं? सर्कुलर लेटर्स क्या होती हैं? दे आर यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों को जब लेटर लिखी जाती है उसको हम सर्कुलर कहते हैं। तो दे आर ऑफन बिजनेस रिगार्डिंग लेटर्स हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज कर सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं टू कम्युनिकेट न्यूज, अनाउंसमेंट्स या फिर चेंजेस। किसी तरह का बदलाव मैं अपने इंस्टीट्यूशन में ला रही हूँ, कोई मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, तो बहुत सारे लोगों को करना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी हम सर्कुलर लेटर्स को यूज कर सकते हैं। इसका एक टिपिकल फॉर्मेट रहेगा जस्ट लाइक फॉर्मल लेटर्स, ठीक है, बट टेलर्ड फॉर मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि एक से ज्यादा लोगों को ये जाती है, तो बहुत सारे मतलब लोगों को ये लिखी जाती है, तो उसका थोड़ा सा जो है टाइप अलग से रहता है फॉर्मेट। देन आपकी टोन इसमें प्रोफेशनल रहेगी और बहुत ही क्लियर रहेगी। इंश्योरिंग द मैसेज इज अंडरस्टैंडेबल टू ऑल रेसिपिएंट्स, यानी सब उसको समझ पाए, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑडियंस रहेगी। अगर आपने इंग्लिश में लेटर लिख दिया है ना, चाहे वो हैंड रिटन है चाहे वो कैसे भी है, अगर आपने इंग्लिश में लिख दिया और सब इंग्लिश नहीं जानते तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। सो सबके लिए समझ पाना इजी रहे ऐसा लेटर आप इसमें लिखते हैं, यानी ऐसा टोन रहेगा। देन उसके बाद लैंग्वेज आपकी कंसाइज रहेगी, काफी संक्षिप्त शब्दों में आप लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक जाना है तो आप उतना ही टू द पॉइंट वर्ड्स पे लिखेंगे। क्लैरिटी रहेगी इसमें, फोकस उसके ऊपर ज्यादा होगा कि क्या क्लियर बात मेरी कन्वे हो रही है या नहीं हो रही है, और हर किसी को हो रही है या नहीं हो रही है। देन रेलिवेंस टू द ऑडियंस, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि लैंग्वेज का इशू बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम एक से ज्यादा लोगों को किसी तरह की लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपने अपने ऑडियंस को एड्रेस करना है, तो ऑडियंस का पता आपको होना चाहिए और उसके हिसाब से ही हमारा लेटर होना चाहिए। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? इसमें फर्स्ट आता है आपका बिजनेस अनाउंसमेंट्स, किसी तरह की आप कोई नई पॉलिसी निकाल रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई या फिर चेंजेस ला रहे हैं विद इन द कंपनी, तो आप सर्कुलर लेटर्स लिख सकते हैं। देन उसके बाद इनविटेशन टू द इवेंट्स, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, उसमें कोई इनविटेशन आपको सेंड करना है, तो वो भी सर्कुलर होते हैं क्योंकि वो एक से ज्यादा को जाएंगे, यानी वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं होता। ये मोस्टली बस इसमें यही है कि वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं होता, इसलिए दूसरों से ये डिफरेंट है। देन पब्लिक नोटिस, यानी कोई भी सर्विस आपने देनी है लोगों को, कोई पब्लिक इंटरेस्ट में आप मतलब कोई किसी तरह की सेवाएं उनको देनी है, लोगों को देनी है, तो अनाउंसमेंट करनी है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर रहेंगी। कोई सेफ्टी वार्निंग्स है, कोई लीगल नोटिस है भेजना है काफी लोगों को, तो वो भी सर्कुलर होता है। देन मार्केटिंग लेटर्स भी सर्कुलर्स के अंदर ही आती हैं, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सर्विसेज को प्रमोट करते हैं टू द वाइड ऑडियंस, काफी सारी ऑडियंस को। नेक्स्ट आपका आता है रिक्वेस्ट लेटर्स। रिक्वेस्ट लेटर्स क्या होते हैं? जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई फेवर मांग रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या कोई असिस्टेंस यानी किसी तरह की हेल्प आप ले रहे हैं, यानी मांग रहे हैं किसी से कि आपको एक सर्टेन चीज में किसी की हेल्प चाहिए, किसी का फेवर चाहिए। ठीक है जी। देन इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इसमें भी आप फॉर्मली बात करेंगे, ठीक है, इसमें भी आप क्लियर स्टेटमेंट देंगे रिक्वेस्ट के लिए। अब इसमें भी पोलाइट, हम्बल आपको रहना है। यूजुअली भी हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो हम बहुत ही हम्बल एंड पोलाइट मैनर में बात करते हैं, तो इसमें भी वैसा ही रहेगा। शोइंग रिस्पेक्ट टू द रिसिपिएंट्स टाइम एंड कंसिडरेशन, तो आपको ये भी ध्यान में देना है कि भी थैंक यू, आप मेरा लेटर पढ़ने के लिए अपना टाइम भी निकाल रहे हो, दैट इज ऑल्सो माई प्लेजर, या मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, तो वो भी चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी है। देन नेक्स्ट रहेगा आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो क्लियर एंड डायरेक्ट लैंग्वेज रहेगी, जिसमें हम अवॉइड करेंगे किसी भी तरह की एम्बिगिटी, यानी कि कोई भी ऐसी चीज हम नहीं लिखेंगे जो वेग हो किसी भी तरह से, ठीक है। सो रिक्वेस्ट बहुत ही क्लियर मैनर में की जाएगी। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? लेटर्स फॉर इंफॉर्मेशन, किसी तरह की रिक्वेस्टिंग डिटेल्स आपको चाहिए किसी भी तरह की, मतलब मान लो मुझे कोई सर्विस लेनी है, कोई प्रोडक्ट लेना है, कोई प्रोसेस करवाना है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, तो उसकी रिक्वेस्ट मैं कर सकती हूँ कि मुझे डिटेल्स सेंड कर दी जाए। देन कोई परमिशन मुझे लेनी है किसी भी चीज की, असिस्टेंस मुझे चाहिए किसी
काम में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी पर्सनल मैटर में, तो भी मैं ये लिख सकती हूँ। देन लेटर्स फॉर डोनेशन, डोनेशन के लिए अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी चैरिटी के लिए कर रहे हैं, किसी इवेंट के लिए, तब भी आप रिक्वेस्ट लेटर्स लिखते हैं। लास्ट हमारी आती है लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन। लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन किस लिए? एप्रिसिएशन मीन्स किसी की तारीफ करने के लिए, ठीक है, किसी के एक्शंस के प्रति अगर आप अपना ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उनकी एक्शंस को, उनको, उनकी सपोर्ट को या उनके कंट्रीब्यूशन को, तब आप लेटर ऑफ एप्रिसिएशन लिखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? इट कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप विद द रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, उससे रिलेटेड, मतलब वही चीज आपकी जो है वैसा ही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आपका वार्म, सिंसियर एंड पॉजिटिव टोन यहाँ पे रहेगा, एंड लैंग्वेज आपकी पोलाइट रहेगी, एंड फिल्ड विद एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड एक्नॉलेजमेंट, यानी बहुत ही थैंकफुल होके आपको, एंड बहुत ही अप्रिशिएट, तारीफें, जैसे तारीफों के पुल बांध देते हैं हम किसी के, तो इसी तरीके से आपको अप्रिशिएट करना है इस लेटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मेंटर को, अगर मान लीजिए आपने किसी तरह की, आपके किसी टीचर ने आपको बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया किसी एग्जाम में, किसी चीज में, तो आप उनको थैंक करना चाहते हैं, तो आप ये लेटर, इस तरीके का लेटर लिखते हैं। एप्रिसिएशन फॉर अ जॉब वेल डन, कोई काम किसी कलीग ने, किसी एम्प्लॉय ने बहुत ही अच्छा हार्ड वर्क कर रहा है कोई, या किया है, किसी प्रोजेक्ट को हासिल किया है बहुत हार्ड वर्क करके, तो उनके भी एप्रिसिएशन के लिए आप ये चीज लिख सकते हैं, ये लेटर लिख सकते हैं। देन ग्रैटिट्यूड टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, यानी फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी आप लेटर लिख सकते हैं, जिसमें आप उनका थैंक्स कर रहे हैं या आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं किसी सपोर्ट के लिए जो उन्होंने आपको दिया होगा। देन उसके बाद थैंकिंग फॉर अ सर्विस प्रोवाइडर, कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसी तरह की सेवा दे रहा है, तो उनके लिए भी थैंक यू लेटर आप लिख सकते हैं, दैट विल बी अ एप्रिसिएशन लेटर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट की, कि कैसा कैसा फॉर्मेट होता है, यानी कि एक लेटर को कैसे लिखा जाता है, क्या रूल्स, क्या चीजें फॉलो करनी होती हैं, और किस तरह के लेटर में कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, ठीक है जी। तो फॉर्मल लेटर में सेंडर का एड्रेस रहता है, यानी कि द एड्रेस ऑफ अ पर्सन राइटिंग द लेटर, यानी जिसको भी मैं जो है लेटर लिख रही हूँ, प्लेस्ड एट द टॉप, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, यानी कि आपको लेफ्ट साइड पे, जैसे ये अगर पेज है तो इसका जो ये सेक्शन है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सेंडर का एड्रेस, ठीक है। डेट रहेगी उसके बाद आपके यहाँ पे, एड्रेस के ठीक नीचे यहाँ पे डेट रहेगी, ठीक है जी। उसके बाद रिसिपिएंट का एड्रेस कहाँ रहेगा, बिलो द डेट ऑन द लेफ्ट साइड, यहीं पे ही रिसिपिएंट का भी एड्रेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आप उनको डियर सर, मैम, जो भी आप एड्रेस करना चाहते हैं, यानी जो भी आप उनको बोलना चाहते हैं, जो भी आप नाम से बुलाते हैं, रिस्पेक्टेड सर, या जो भी आप कहना चाहते हैं, फॉर्मल लेटर में नेम तो हम नहीं लिखते हैं, तो रिस्पेक्टेड मैम या जो भी चीज हम यूज करेंगे उनका नेम। सो ये रहेगा सैल्यूटेशन, इसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं, एंड सैल्यूटेशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट लाइन आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपकी आएगी बॉडी, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा, वहां पे बॉडी के अंदर आपने अपनी इंट्रोडक्शन, जो भी आप कहना चाहते हैं लेटर में, सबसे पहले कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों ये लेटर लिख रही हूँ, क्या चीजें हैं, थोड़ी सी इंट्रो की डिटेल रहेंगी। देन मेन कंटेंट रहेगा, जो भी आपको उनको ऑफिशियली जो भी फॉर्मेट में लिखना है फॉर्मल में। फिर उसके बाद कंक्लूजन रहेगा, कि जो हम लिखते हैं एक पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ में, कि मैं बिलीव करती हूँ कि आप मेरी बात को अच्छे से ध्यान देंगे, और मेरी कही हुई चीजों को मेरे को फॉलो अप देंगे, या जो भी आप कहना चाहते हैं एंड ऑफ द लेटर में, वो सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद आप क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग आप योर सिंसियरली या योर फेथफुली से करते हैं। फॉर्मल लेटर में हमेशा इसी तरीके के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। देन उसके बाद आपके सिग्नेचर्स रहेंगे, द सेंडर का नेम रहेगा, इफ रेलेवेंट आपका जो भी टाइटल होगा या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, अगर आप देना चाहते हैं तो आप वहां पे दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। इनफॉर्मल लेटर जो है उसमें सबसे पहले तो एड्रेस की बात कर लेते हैं। तो जो सेंडर का एड्रेस है वो जरूरी नहीं है कि आपको लिखना ही है वहां पे, ठीक है, कि कौन लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस लिखने की कोई भी ऐसा जरूरत है नहीं है, आपके अकॉर्डिंग है,
ठीक है जी, तो आप लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं। देन डेट जो है वो सिमिलर टू फॉर्मेट लेटर रहेगी, यानी जहां वहां मेंशन की गई है वहीं पे वैसे ही यहाँ पे लिखी जाएगी, डेट लिखी जाएगी। उसके बाद सैल्यूटेशन आएगा, सैल्यूटेशन मींस डियर फ्रेंड या जो भी आप उनका नाम लिखना चाहते हैं, हाय हेलो, इनफॉर्मल है क्योंकि आप वो भी लिख सकते हैं। सो कैजुअल ग्रीटिंग्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रिस्पेक्टेड ये सारे वर्ड्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। देन बॉडी ऑफ द लेटर रहेगी जिसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे, कैजुअल ओपनिंग रहेगी, उनके बारे में पूछिए कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, सबसे पहले आप इस तरीके से शुरू करेंगे। उसके बाद अपना मेन कंटेंट लिखेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप बात करना चाहते हैं। उसके बाद आपके वार्म क्लोजिंग थॉट्स रहेंगे, यानी ठीक है आपके आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा करेंगे, एंड ऐसे करके आप अपना एंडिंग कर सकते हैं लेटर का। तो जो क्लोजिंग है वो लव्ड वंस के लिए या फ्रेंड्स के लिए, बेस्ट रिगार्ड्स, टेक केयर, लव, इस तरीके की चीजें आप साइनिंग ऑफ करते हुए लिख सकते हैं। उसके बाद आपके सिग्नेचर्स रहेंगे, यानी फर्स्ट नेम, निक नेम भी आप लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द हाउ क्लोज योर रिलेशनशिप इज, ठीक है जी। फिर उसके बाद रहेगा सेमी फॉर्मल लेटर की, अब हम बात कर लेते हैं। जो सेमी फॉर्मल लेटर है वो कंबाइन करता है एलिमेंट्स ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, मैंने पहले भी आपको जैसे बोला। तो इसका जो फॉर्मेट है विद अ स्लाइटली लेस रिजिड स्ट्रक्चर रहेगा, यानी आपको ज्यादा रूल्स फॉलो इसमें नहीं करने हैं, लेकिन तब भी रिस्पेक्टफुल टोन तो एटलीस्ट फॉलो करनी ही है, ठीक है जी। सो ये सेमी फॉर्मल रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि टीचर को लिख रहे हो या इस तरीके से अपने कलीग को लिख रहे हो, तो ये सारी चीजें सेमी फॉर्मल में चली जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एज अ फ्रेंड आप उनको कलीग्स को ट्रीट करते हो और एज अ प्रोफेशनल भी। तो ये सारी चीजें अपने फॉर्मेट में ध्यान में रखनी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से हमें इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो जो ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है कि द वर्ड्स योर्स फेथफुली, हम लिखते हैं ना एंड ऑफ द लेटर में, हम लिखते हैं योर सिंसियरली और फेथफुली और थैंकफुली। तो ये सारी चीजें जो है इसके बारे में हम ये पूछें कि योर फेथफुली जो है आर द डैश ऑफ अ लेटर, ये क्या होता है एक लेटर में, ये क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं एक लेटर में ये सब्सक्रिप्शन होता है। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको ये पता रहे। अब मैं यहाँ पे आपको चारों चीजें एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि हेड क्या होता है, सैल्यूटेशन आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है और सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है जी। सो ये चीज मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेड की। हेड क्या होता है, अगर ये लेटर है, जिस पेपर पे हम लेटर लिखते हैं उसके ऊपर उस इंस्टीट्यूशन या उस अगर हम फॉर्मल लेटर मान लीजिए हम लिख रहे हैं, तो उसके अंदर उस इंस्टीट्यूशन का नाम, जैसे यहाँ पे लेटर है, यहाँ पे आपको लेटर हेड मिलेगा, यानी कि उनका एड्रेस प्लस उनका नेम, कंपनी यानी कि वो लेटर ऑफिशियली कहाँ से आ रही है। तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर होती है हेड के थ्रू। अब सैल्यूटेशन की अगर हम बात करते हैं तो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ, बट सैल्यूटेशन क्या है, जैसे आप किसी के लिए मेस, मैसेज या इस तरीके से ग्रीट करने के लिए वर्ड्स जो यूज कर रहे हैं, डियर वर्ड आप यूज करते हैं, सो वो सैल्यूटेशन होती है। सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन यहाँ पे जैसे आप लिखते हैं टू यूजीसी प्लगइन, जैसे आपने ये लिखा मान लीजिए, तो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जब आप उनका नेम लिख रहे हैं दैट इज सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड स्क्रिप्शन का मतलब होता है जो एंड में आप जो उनके लिए जो भी क्लोजिंग करते हैं जब, और उसमें आपको आप उनको जो भी ग्रीट करते हैं, जो चीजें उनके लिए लिखते हैं, जैसे मैंने कहा योर्स फेथफुली, सो क्लोजिंग में जो चीजें आप लिखते हैं उनको हम सब्सक्रिप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से आपकी इनकरेक्ट टोन, यानी कि नॉट द करेक्ट टोन फॉर लेटर टू एडिटर, अगर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो इनमें से आपको कौन सी टोन नहीं अपनानी है। तो इनमें से हम देख लेते हैं कौन सी नहीं हो सकती है। फ्रस्ट्रेटेड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। देन ओके, सो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो सकती है, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, हम क्योंकि हम फ्रस्ट्रेशन में थोड़ी ना, हम चाहे पर्सनल है चाहे प्रोफेशनल है चाहे कोई भी है, हम एक लेटर में अपनी फ्रस्ट्रेशन टाइप ऑफ नहीं कर सकते। हमने सब में पढ़ा कि हमें पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है, 1, 3 एंड 4। 1 मीन्स आपका पर्सनल हो जाएगा, 3rd मीन्स आपका फॉर्मल हो जाएगा, एंड 4th मीन्स आप सीरियसली उसको लिखेंगे। तो ये आपका आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट आता है सैल्यूटेशन के ऊपर कि एक सैल्यूटेशन जो है इन द लेटर इट इंक्लूड्स व्हाट, उसमें सिग्नेचर आते हैं, नेम आता है, डेजिग्नेशन आता है, या फिर क्या आता है। अब इसमें सारी चीजें आती हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि इसके अंदर
तो जैसे मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर मिस जो है या मिसेस या जो भी आप वो उनकी मतलब जो भी उनकी पोजीशन भी होगी या जो भी उनका नेम है या जो भी उनके सिग्नेचर्स हैं, नेम एंड सिग्नेचर्स आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आपका आता है कि व्हाट आर पैरामीटर्स ऑफ मेजरिंग अ बिजनेस लेटर, यानी कि कैसे आप एक बिजनेस लेटर को मेजर कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो उसका ग्रामेटिकली एक्यूरेट होना क्या जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। फॉर्मेट उसमें फॉलो करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है फॉलो करना। एक्सप्रेशन उसके अंदर होना चाहिए, बिल्कुल फॉर्मल एक्सप्रेशन उसके अंदर होना चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज उसके अंदर आपको चेक करने हैं कि कहीं आपने एक्सप्रेशन पर्सनल तो नहीं रखा है, फॉर्मेट फॉलो किया है या नहीं किया है, ग्रामेटिकली एक्यूरेट है या नहीं है। तो ग्रामेटिकली भी उसको एक्यूरेट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन डाला है आपके लिए कि मान लीजिए आपको वहां पे लेटर आ गई है पूरी और आपको यहाँ पे क्या बताना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल डेली एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द सब्जेक्ट वैल्यू सिस्टम इन द बैकबोन ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि कैसे आपको मतलब करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। एक कोई न्यूज़पेपर है जिस उसके एडिटर को आप लिख रहे हैं, आपको ये बताना है कि वैल्यू सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर, यानी हमारा वैल्यू सिस्टम नहीं होता तो कुछ भी नहीं हो सकता है, उसी पे ही हमारी सारी कैरेक्टर खड़ा हुआ है वैल्यू सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, अब आपको यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक है वो आपको फिल करना है। ठीक है, सो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, अब आपको यहाँ पे शुरुआत करनी है लेटर की, यानी कि तो क्या राइट वर्डिंग यहाँ पे रहेगी कि आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, ये रहेगी, या आई विश टू पुट फॉरवर्ड, या फिर आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट, आई वॉन्ट टू पब्लिश। बच्चे आई वॉन्ट टू आपको कभी भी चूज नहीं करना है। आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन जो है, अगर आप ये चूज करते हैं तो हम स्टार्टिंग से यहाँ पे लिखते। तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग क्या किया है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, यानी जब हम डेली आपके न्यूज़पेपर जो कॉलम्स पढ़ते हैं उसके थ्रू आई विश टू पुट फॉरवर्ड, यानी कि मैं ये बात आगे रखना चाहती हूँ, अपने व्यूज आगे रखना चाहती हूँ। सो दिस इज द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज सिडोनिम। एक लेटर में सिडोनिम जो है वो किसे कहा जाता है, लेटर राइटिंग में क्या होता है सिडोनिम। सिडोनिम का मतलब होता है एक फिक्टिशियस नेम, यानी कि एक काल्पनिक नाम आप कह सकते हैं, यानी अगर वो अपने जिनको वो एड्रेस करना चाहते हैं उस लेटर के अंदर, जिनको वो नाम है वो नाम जो है वो जाहिर नहीं करना चाहते हैं, रियल नेम नहीं बताना चाहते हैं, तो वो एक फिक्टिशियस नेम जो है वो बता देते हैं, उसको हम कहते हैं सिडोनिम। Next question says, which of these is the most suitable salutation आपको बतानी है बिजनेस लेटर के लिए, डियर सर और मैम, सर और मैम, या लविंग सर और मैम, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे डियर सर और मैम, अगर इसकी जगह रिस्पेक्टेड सर और मैम होता तो वो और भी ज्यादा बेटर सुटेबल होता। सो यहाँ पे डियर सर और मैम आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द सब्जेक्ट जो हम लिखते हैं एक बिजनेस लेटर में, इट शुड बी, वो बहुत ज्यादा लंबा, जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा होना चाहिए, ब्रीफ, क्लियर या रेलेवेंट होना चाहिए, स्ट्रेच्ड, इररेलेवेंट होना चाहिए, या नॉन ऑफ दीज। तो बहुत ही क्लियर आंसर है कि वो बहुत ही ब्रीफ यानी क्लियर मतलब छोटा, क्लियर एंड रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट होना चाहिए, जो भी आप कहना चाहते हैं उस बात से रिलेटेड होना चाहिए। लास्ट आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है अगेन एक पैसेज की तरह, कि यहाँ पे आपको एक लेटर लिखी आ गई है तो आपको उसका सब्जेक्ट जो है वो बताना है। ठीक है जी, सो आप लेटर का जो हेडिंग है वो पढ़ सकते हैं इसके लिए। ठीक है, एंड इसमें आप देख सकते मतलब आप पूरा लेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है, एडिटर को लेटर लिखा जा रहा है, नवजीवन टाइम्स के एडिटर को लेटर लिखा जा रहा है, एंड आगरा के अंदर मतलब आगरा के जो newspaper है। So drawing attention to the concerned authorities to the problem of risk of accidents in front of your school.
विद द हेल्प ऑफ जो भी ऑप्शंस हैं हम क्या सब्जेक्ट देंगे। तो प्रॉब्लम ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ स्कूल, या फिर नीड टू मेक अ जेब्रा क्रॉसिंग इन फ्रंट ऑफ स्कूल, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स इन फ्रंट ऑफ स्कूल, या इंक्रीजिंग केसेस ऑफ एक्सीडेंट्स इन फ्रंट ऑफ स्कूल। अब सब्जेक्ट को पढ़ के देखिए कि आपका जो पूरा बात कहाँ पे कन्वे हो रही है, यानी पूरा जो आपका जो भी आप कहना चाहते हैं हर एक चीज, अगर आप इसमें देखेंगे कि रोड पे स्कूल के आगे जो है, मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम बतानी है कि रोड पे स्कूल के आगे एक्सीडेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम ऑन द रोड इन द फ्रंट ऑफ स्कूल, एक्सीडेंट्स की इसमें बात ही नहीं की गई है। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पे जीब्रा क्रॉसिंग की बात की गई है, जबकि जीब्रा क्रॉसिंग की कहीं पे भी हमारे लेटर के हेडिंग में कहीं पे बात नहीं है जो हमारा टॉपिक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स इन फ्रंट ऑफ स्कूल, अब स्कूल के आगे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को मैं बताना चाहती हूँ, इसमें सारी बातें बोल दी गई हैं। देन इंक्रीजिंग केस ऑफ एक्सीडेंट्स इन फ्रंट ऑफ स्कूल, अब इसमें ये नहीं कहा गया कि मैं इस प्रॉब्लम को आपको बताना चाहती हूँ। सो यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर, जिसमें आपकी पूरी बात कम शब्दों में लिमिटेड वर्ड्स में कह दी गई है, हर एक चीज को इंक्लूड किया गया है एग्जैक्टली जैसे आपके टॉपिक के अंदर किया गया है, वही आपको चूज करना है फॉर द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको सैल्यूटेशन के बारे में, सब्सक्रिप्शन, स्क्रिप्शन, हेडिंग, क्लोजिंग कैसे होगी, बॉडी कैसे रहेगी, फॉर्मेट क्या रहेगा, टाइप्स क्या रहेंगे, लेटर हेडिंग के बारे में, लेटर राइटिंग के बारे में मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। और आई गेस आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर लेटर राइटिंग पे आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो, आप अगर इन चीजों को माइंड में रख के जाते हैं पेपर में तो। सो लास्टली हम पढ़ते हैं नोटिस राइटिंग, कि नोटिस राइटिंग क्या है और कैसे हमने करना है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको इस वीडियो में से, अगर मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें कराई हैं तो नोटिस में से या लेटर में से क्वेश्चंस आना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो मस्ट वॉच, आपका ये देखना कि आपका नोटिस के अंदर क्या क्या टाइप्स रहेंगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, फॉर्मेट्स रहेंगे, तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए तो नोटिस पढ़ लेते हैं। नोटिस क्या है? व्हाट इज नोटिस राइटिंग? अ नोटिस इज द फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये किस चीज में यूज होता है? ये यूज होता है ओनली इन फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यूज्ड टू इन्फॉर्म अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट एनी इवेंट, अनाउंसमेंट या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो इसके लिए हम नोटिस को यूज करते हैं। आपको सबके यूसेजेस पता होने चाहिए। एडवर्टाइजमेंट नॉर्मल है, हमें भी पता है हम कहाँ यूज करते हैं, बट नोटिस कहाँ करते हैं, लेटर कहाँ करते हैं, फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, या इस तरीके से क्वेश्चन आपको फॉर्मल इनफॉर्मल के आ सकते हैं, है ना। So notices are usually written in schools, colleges, organizations, government bodies, या कहीं भी एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए हम नोटिस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इनफॉर्मल में यूज नहीं होता, सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशंस में ही यूज होता है। यानी ऐसा नहीं कि घर में कोई अनाउंसमेंट करनी है तो मैं एक नोटिस लिख के दूंगी, है ना, तो ये चीज नहीं है। देन दे आर ब्रीफ, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट होते हैं, एंड फॉलोइंग a स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है इनका, वो हमें फॉलो करना पड़ता है। सो नेक्स्ट इज द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। अब इसका क्या फॉर्मेट है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग रहेगी। हेडिंग के बाद आपके जो भी इशूइंग अथॉरिटी, यानी जिन्होंने भी वो लिखा है, वो कोई स्कूल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये फॉर्मल रहेगा, तो जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही लिख रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी नोटिस हो सकता है। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई पर्सन जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वो दे रहे हैं, तो उनका नाम आएगा। उसके बाद डेट आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट यानी टाइटल नोटिस का, जो कि बताएगा आपको कि पर्पस क्या है नोटिस लिखने का। ठीक है, देन उसके बाद बॉडी आएगी। बॉडी में सारी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी कि कब, कहाँ, कैसे, क्या होने वाला है, एग्जैक्टली किस बारे में ये नोटिस है। एंड लैंग्वेज शुड बी, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल, कंसाइज एंड क्लियर। ठीक है, यानी कि औपचारिक भाषा होनी चाहिए। आपने हाय, हेलो इस तरीके से, मतलब कैजुअल लैंग्वेज आप यूज नहीं कर सकते हैं। देन कंसाइज होनी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा बड़ा नोटिस नहीं होना चाहिए, छोटा नोटिस होना चाहिए, टू द पॉइंट बात कही जानी चाहिए, और बहुत ही क्लियर, स्पष्ट कही जानी चाहिए। देन आगे सिग्नेचर्स। ठीक है जी, सो ये रहेगा इसका फॉर्मेट।
कैसा रहेगा। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ नोटिसेस कैसे रहेंगे, यानी अलग अलग टाइप के हमारे पास नोटिसेस हैं तो उसको हम रीड कर लेते हैं क्या रहेंगे। नंबर वन, स्कूल या कॉलेज नोटिसेस जो होते हैं उनके अंदर क्या आता है, उनके अंदर या तो पेरेंट टीचर मीटिंग आ जाएगी, स्पोर्ट्स डे आ जाएगा, कोई कल्चरल इवेंट आ सकता है, कोई हॉलीडेज का नोटिस हो सकता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे जैसे फॉर एग्जाम्पल, या फिर हॉलीडे अनाउंसमेंट। नेक्स्ट आता है पब्लिक नोटिसेस, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से होंगे या फिर म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ की तरफ से होंगे, ठीक है, टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट इवेंट्स, वार्निंग्स या इंफॉर्मेशन। यूजुअली जब हमें गवर्नमेंट किसी चीज़ के बारे में अवेयर कराती है या कोई चीज़ बताना चाहती है तो वो नोटिस देते हैं, जैसे वाटर सप्लाई इंटरप्शन कि आज इतनी देर के लिए पानी नहीं आएगा या इतनी देर के लिए लाइट नहीं आएगी, या फिर न्यू ट्रैफिक रेगुलेशंस हैं कोई, उसको बताने के लिए हमें बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है जब नोटिस देती है, मतलब उसके बारे में नोटिस देती है। देन नेक्स्ट आपका मीटिंग नोटिस हो सकते हैं। मीटिंग यानी कि हमने कोई मीटिंग रखी है, ये भी फॉर्मल में ही आएगा ऑब्वियसली। सो मीटिंग्स हो गई, बोर्ड मीटिंग्स, डिपार्टमेंटल मीटिंग्स, या कोई गैदरिंग अगर हम कर रहे हैं फॉर्मली तो वो भी नोटिस के द्वारा बताई जा सकती है। देन लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, हम जब स्कूल्स में थे या कॉलेजेस में आपने काफ़ी सारे लिखे होंगे, है ना, ऐसे मतलब हम हमें पढ़ाई में भी लिखने आते थे, बट अदरवाइज भी अगर आपको कुछ मिला है या आपका कुछ खो गया है तो आप एक नोटिस लिख के लगा देते थे। तो लॉस्ट वॉलेट नोटिस या फिर फाउंड मोबाइल नोटिस, अगर कोई लॉस्ट आइटम या डॉक्यूमेंट है उसके बारे में या कोई कुछ आपको मिल गया है तो वो बताने के लिए। देन इवेंट नोटिसेस होते हैं। इवेंट जो जैसे कि इवेंट नोटिसेस ना, ओवरऑल अगर आपको कहीं ऑप्शन में इवेंट नोटिस आ जाए तो जैसे स्कूल एंड कॉलेज के इवेंट इसके अंडर आ जाएंगे, है ना। सो मतलब स्कूल एंड कॉलेज को मैंने अलग से फिर भी बताया है, बट इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी कोई हो सकती हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जैसे कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इवेंट की बात कर रही हूँ तो इवेंट मतलब ओवरऑल इवेंट्स किसी भी तरह का, जैसे आर्ट एग्जीबिशन हो गया या फिर इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हो गया, इस तरीके से इवेंट्स। नेक्स्ट हियर इज सैम्पल नोटिस। सैम्पल नोटिस आप ध्यान से देख लीजिए कि लिखते कैसे हैं एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आती है हेडिंग, उसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की डेट आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट यानी आपका क्या किस चीज़ पे आप लिख रहे हैं, एनुअल स्पोर्ट्स डे, उसके बाद ये बॉडी आ गई। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द एनुअल स्पोर्ट्स डे विल बी हेल्ड ऑन 20th October 2024 in the school playground. Interested students are requested to submit their names to their respective स्पोर्ट्स कैप्टन्स बाय 30th September 2024। तो बहुत ही टू द पॉइंट चीज़ लिखी हुई है और कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिस है, यहाँ से सारी डिटेल्स भी हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। जिनसे कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम है यहाँ पे मिस्टर राकेश सिंह, जो कि क्या है, स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम एक सैम्पल, मतलब ये आपको एक सैम्पल दिया है कि आपको पता चले कि किस तरीके से हमने लिखना है नोटिस को। नाउ सम इम्पॉर्टेंट टिप्स कि कैसे आप अगर मतलब नोटिस का क्वेश्चन करते हुए आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। नंबर वन, ऑलवेज यूज पैसिव वॉइस वाइल राइटिंग अ नोटिस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जनरली भी पूछा जा सकता है कि नोटिस किस वॉइस में लिखा जाता है, तो नोटिस हमेशा पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। इट इज़ नेवर इन एक्टिव वॉइस। देन ये स्ट्रिक्टली मतलब जनरली आप 50 वर्ड्स लेके चलो, मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड लिमिट होती है इसकी, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि बस टू द पॉइंट बात लिखिए, कब है, कहाँ है, किससे कॉन्टैक्ट करना है। देन अवॉइड यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस, आई, वी, यू, इस तरीके के प्रोनाउंस आप नहीं यूज़ करते हैं इसके अंदर। देन प्रोवाइड ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर, यानी सब कुछ होना भी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज, ऑब्वियसली फॉर्मली लिखे जाते हैं तो हम फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। देन अननेसेसरी डिटेल्स को हम नहीं डालते हैं इसके अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट नोटिस। नोटिस जो है आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अलावा इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी वो सारी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मस्ट गो थ्रू दिस वीडियो। आपको एक ही वीडियो में सारा राइटिंग सेक्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। And stay tuned for the next videos on our channel. Thank you.